चेन जियांग को स्टार स्वेलोइंग डिवाइन काउ के डिवाइन सेंस सी से 2 दिव्य आत्माएं मिली थीं। इसे बुरा नहीं माना गया, उसने पहले ही इन 2 दिव्य आत्माओं को निकालना शुरू कर दिया था और उन्हें अपनी बाईं बांह पर हड्डियों तक पहुंचाया था। जैसे ही उसने शुरुआत की, दिव्य राष्ट्रों के विशेषज्ञ आकाश से नीचे उतरे। वे कुछ मध्यम आयु वर्ग के पुरुष थे, उनके पीछे कुछ बुजुर्ग पुरुष थे। वे सभी बेहद शक्तिशाली थे, एक नज़र से ही पता चल जाता था कि वे निगलने वाली स्टार गाय का मुकाबला नहीं कर सकते। इस समय यांग तियानी घायल हो गया था। अगर लोगों का ये समूह एक साथ काम करता तो यांग तियानी शायद उन्हें हरा नहीं पाता। जल्दी से रुक जाओ, तुम इस दिव्य आत्मा को पाने के योग्य नहीं हो। उसकी आंखों में लालच भरी रोशनी थी, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि वह भी इस दिव्य आत्मा को चाहता था। अगर मैं योग्य नहीं हूं तो आप और भी कम योग्य हैं। चेन जियांग बेहद क्रोधित था, लेकिन उसी समय व्हाइट टाइगर, क्यूशे और अन्य भी दौड़ पड़े। क्यूशे ने ठंडे स्वर में कहा, आप क्या करना चाहते हैं? आप सभी को पहले ही देखना चाहिए था कि इस गाय को किसने हराया और इसे चेन जियांग को दे दिया। आप सभी को ये कहने का क्या अधिकार है कि वह योग्य नहीं है? काले कवच में यह मध्यम आयु वर्ग का आदमी क्यूशे से डरता नहीं था, वह उससे अधिक शक्तिशाली था। अगर मैं कहता हूं कि तुम योग्य नहीं हो तो तुम नहीं हो। ऐसा कहते हुए काले कवच वाले अधेड़ व्यक्ति ने चेन जियांग के सिर पर जोरदार मुक्का मारा। मुक्का इतना भयानक था कि चेन जियांग की मौत हो गई। क्यूशिक के युद्ध ब्लेड की एक लहर के साथ सफ़ेद बाघ ने काले धुंध की एक लकीर और सिंदूर पक्षी से एक ज्वाला चाबुक जारी किया। उन सभी ने काले कवच में मध्यम आयु वर्ग के आदमी के हमलों को रोक दिया। काले कवच वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का मुक्का रोक दिया गया, लेकिन इसके कारण वह क्रोधित हो गया। ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ी लड़ाई अपरिहार्य थी। जैसे ही ब्लैक आर्मर में मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने एक लंबा ब्लेड निकाला, ओल्ड आयरन कॉक एक अज्ञात स्थान से प्रकट हुआ। उसकी हरकतें बहुत ही फुर्तीली थीं। उसके हाथ में एक छोटा ब्लेड था। वह पीछे से ब्लैक आर्मर में मध्यम आयु वर्ग के आदमी के पास आया और जल्दी से ब्लैक आर्मर में मध्यम आयु वर्ग के आदमी की पीठ में चाकू घोंप दिया। कोई भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था, खासकर काले कवच में अधेड़ उम्र के आदमी ने। उसने कभी नहीं सोचा था कि सर्वोच्च दिव्य महल का बुरा आदमी वास्तव में उस पर छिपकर हमला करेगा, और वह भी इतने निर्णायक ढंग से। ओल्ड आयरन कॉक बहुत ही खतरनाक था। उसे हाथ में लेते ही वह बहुत तेजी से भागा और पलक झपकते ही गायब हो गया। इसके अलावा ब्लैक आर्मर में मध्यम आयु वर्ग के आदमी की पीठ पर घाव से भी काली क्यूई का विस्फोट हुआ। ये स्पष्ट था कि ओल्ड आयरन कॉक के छोटे ब्लेड में एक मजबूत जहर था। ओल्ड आयरन कॉक सर्वोच्च देव क्षेत्र के शिखर पर था, जिसके पास 19 दिव्य देवता थे, जबकि काले कवच वाले इस अधेड़ व्यक्ति के पास 21 थे। लेकिन अब वह ओल्ड आयरन कॉक से हार गया था। जल्दी से इन कमीनों को मार डालो। काले कवच में अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने घावों को ढक लिया और पागलों की तरह दिव्य गोलियों को निगल लिया। उसकी त्वचा पहले से ही काली पड़ने लगी थी। एक सुनहरे कवच वाला अधेड़ आदमी चिल्लाया, हम हाथ मिलाकर उसका सफाया कर देंगे। दिव्य गाय के शरीर में बहुत सारी दिव्य आत्मा होगी, हम उसे समान रूप से विभाजित करेंगे। लाल कपड़े पहने आदमी ने हवा में सूंघते हुए कहा, जब वे यहाँ आए थे तो उन्हें पहले ही बता दिया जाना चाहिए था कि इस मामले में हस्तक्षेप न करें। हालांकि ये देखकर कि दिव्य गाय पराजित हो गई है, उन्हें लगा कि इसे अपने लिए ले लेना चाहिए। बेशक जब वे वापस जाएंगे तो उन्हें दोष नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने दिव्य बैल प्राप्त किया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वे इसे इतनी आसानी से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बूढ़े अनुयायी ने आह भरी। ये वाकई आश्चर्यजनक है कि अचानक इतनी सारी चीजें कैसे हो गईं। ये कहना होगा कि यह चेन जियांग वाकई एक चरित्रवान व्यक्ति है, जो वास्तव में इतने मजबूत प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करने में सक्षम है, और इतने सारे लोग उसकी रक्षा कर रहे हैं। लाल कपड़े पहने आदमी ने सिर हिलाया। ये उसके दोस्त हैं, ये तो स्वाभाविक ही है। डॉट 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 डॉट। चेन जियांग अपने दिल में गुस्से में था, लेकिन वह इस समय जहर सोखने की प्रक्रिया में था, इसलिए वह बिल्कुल भी नहीं रुक सकता था। भाई यांग, अब आप कैसे हैं? चेन जियांग ने पूछा। मैं ठीक हूँ। यांग तियानी ने खड़े होने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह खुद को संभाल पाया, उसने मुंह में खून थूक दिया और फिर से जमीन पर बैठ गया। लुओ त्यानजुन और जू जियांग युआन भी दौड़े चले आए थे। हालांकि वे जानते थे कि वे दिव्य राष्ट्रों के विशेषज्ञों को नहीं हरा सकते, लेकिन वे चेन जियांग को उनके हाथों मरते हुए नहीं देख सकते थे। 10 या उससे ज्यादा दिव्य राष्ट्रों के रैंकर्स ने एक साथ हमला किया। उन्होंने अपने हथियार नहीं निकाले, बल्कि दिव्य सैन्य सागर की शक्ति का इस्तेमाल करके क्यूशे और दूसरों को पलक झपकते ही दबा दिया। तुम कमीनों, बस जल्दी करो। जब मेरे पास शेर राजा की शक्ति होगी तो मैं तुरंत तुम्हारे कुत्तों के देश को नष्ट कर दूंगा। क्यूशे ने गुस्से में चिल्लाते हुए एक विशाल सफेद शेर में तब्दील हो गया। इस समय उसकी दिव्य शेर जाति के विशालकाय शेर भी आ गए। दिव्य राष्ट्रों के एक बूढ़े व्यक्ति ने उपहास किया, आप लोगों ने पहले ही एक बड़ी लड़ाई लड़ी है और बहुत सारी ऊर्जा खर्च की है, और तो और आप लोग ऐसे लोगों का समूह हैं जिन्होंने अभी तक बहुत अधिक ताकत हासिल नहीं की है।
अगर हम आपको अभी मार देते हैं तो यह आपको भविष्य में हमारे दिव्य राष्ट्रों को भारी नुकसान पहुंचाने से भी रोक सकता है। जैसे ही वे बोल रहे थे, चारों बुजुर्गों ने व्हाइट टाइगर और क्यूशी को घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। हमला करने के लिए 4 लंबी छड़ों का इस्तेमाल किया। व्हाइट टाइगर और क्यूशी की रक्षा को जल्दी से तोड़ दिया गया। उसके बाद तलवारों की बारिश हुई। दिव्य राष्ट्रों के ये बुजुर्ग अपने हमले के रूप में दिव्य कलाकृतियों का उपयोग करते हुए पूर्णता के चरम पर पहुंच गए थे और बेहद तेज थे। निकट आ रहा वर्मिलियन बर्ड भी लड़ाई में फंस गया। इन बूढ़े लोगों द्वारा सभी प्रकार की शक्तिशाली दिव्य कलाकृतियों का उपयोग करके बेतहाशा बमबारी की जा रही थी। लुओ त्यानजुन और जू जियांग्युआन की टीम भी ज्यादा बेहतर नहीं थी। वे जिन कुछ मध्यम आयु वर्ग के लोगों का सामना कर रहे थे, वे और भी अधिक शक्तिशाली थे। बिना किसी तरीके का उपयोग किए, सिर्फ भूसे और लातें, उन्हें कदम दर कदम पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। साधना में पहले से ही बहुत बड़ा अंतर था और प्रतिद्वंद्वी के पास बहुत से लोग थे। जल्दी से उन कमीनों को मार डालो। जहर खाए हुए काले कवच में अधेड़ उम्र के आदमी ने पागलों की तरह दहाड़ लगाए। उसे लगा कि उसकी स्थिति बहुत खराब है और इसलिए वह और भी ज्यादा गुस्से में था। क्यूशे और अन्य लोग इस समय बहुत भारी महसूस कर रहे थे, क्योंकि अगर उन्हें जल्द ही मदद नहीं मिली तो वे निश्चित रूप से खत्म हो जाएंगे। मूलतः म्यूचेन और शियाओ चांगले आना चाहते थे, लेकिन व्हाइट टाइगर ने उन्हें ध्वनि संदेश भेजकर हस्तक्षेप न करने को कहा था। अभी बाइहू के समूह की रणनीति जितना संभव हो सके समय को रोकने की थी। वे इसके लिए केवल चेन जियांग और यांग तियानई को ही दोषी ठहरा सकते थे। अगर आप कोई ताकत नहीं लगाएंगे तो उसे मारना बहुत मुश्किल है। एक सुनहरे कवच वाले व्यक्ति ने सफेद बाघ के समय को रोकने के इरादे को समझ लिया और वह मुस्कुराया। उसकी हथेली से एक सुनहरी रोशनी लुओ त्यानजुन की ओर फूट पड़ी। मंडप मास्टर, दूर से एक नाजुक सी आवाज आई। ये शुई बिंग्यान की आवाज थी। शुई बिंग्यान तुरंत लुओ त्यानजुन के पास पहुंची और उसके शरीर से निकलने वाली भयानक ठंडी ऊर्जा की तरंगों ने दिव्य राष्ट्रों के विशेषज्ञों को भी चौंका दिया, क्योंकि इस समय उनके पैर बर्फ में जमे हुए थे और ठंडी ऊर्जा तेजी से उनके शरीर में प्रवेश कर गई। चेन जियांग अचानक अपने दिल में चिंतित हो गई। हालांकि शुई बिंग्यान मजबूत थी, उसकी ताकत सीमित थी और अब जब वह युद्ध में गिर गई थी तो यह अच्छी बात नहीं थी। बाइहू और बाकी लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि इस मासूम और मासूम लड़की में इतनी भयानक ताकत होगी। उसके तरीके भी बहुत मार्मिक थे। वह वास्तव में उन्हें बचाना चाहती थी, इसलिए वह ताकत में इतनी असमानता के साथ इस लड़ाई में शामिल होने से नहीं डरती थी। बेवकूफ़ लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लुओ त्यानजुन बहुत भावुक हो गया, लेकिन उसने उन्हें डांटा क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि शुई बिंग्यान के लिए इन दिव्य राष्ट्र रैंकर्स को रोकना असंभव था। इस समय क्यूशे, जो एक विशाल सफ़ेद शेर में बदल गया था, ने भी जवाबी हमला किया। वह एक बुजुर्ग के सामने पहुंचा जो जम गया था और एक भयंकर दहाड़ के साथ एक बुजुर्ग को टुकड़ों में फाड़ दिया। व्हाइट टाइगर और वर्मिलियन बर्ड, लुओ त्यानजुन और जू जियांग्युआन ने भी तुरंत जवाबी हमला किया। साथ ही छिपे हुए ओल्ड आयरन कॉक भी अचानक प्रकट हुए। शुई बिंग्यान ने उन्हें एक बहुत ही मूल्यवान हमला करने का समय खरीदा। उन्हें निश्चित रूप से कीमती होना था और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके अपना सबसे भयानक हमला शुरू किया। एक पल में दिव्य राष्ट्रों के 5 विशेषज्ञ मारे गए, जबकि व्हाइट टाइगर और बाकी लोग भी जमीन पर लकवाग्रस्त हो गए। दिव्य राष्ट्रों के बचे हुए कुछ विशेषज्ञ भी शुई बिंग्यान के जमे हुए शरीर से मुक्त होने में सफल रहे और मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों में से एक ने तुरंत शुई बिंग्यान की ओर बढ़ते हुए उसके पेट पर जोरदार प्रहार किया। शुई बिंग्यान दर्द से चिल्ला उठी क्योंकि उसे उड़ा दिया गया था। उसने कुछ समय के लिए अपने शरीर की सारी ठंडी ऊर्जा को बाहर निकाल दिया था। फैंग यूजी तुरंत शुई बिंग्यान को पकड़ने के लिए उड़ गया। बिंग्यान, चेन जियांग के माथे पर नसें उभर आई थीं और वह दहाड़ रहा था। वह वास्तव में अपना हाथ पीछे खींचना चाहता था, लेकिन अगर वह ऐसा करता तो उसे भी गंभीर चोटें लगतीं। उस समय वह एक बेकार अपंग बन जाता। एयर फैंग यूजी के बैग के अंदर छिप गई और थोड़े उदास स्वर में पूछा, बिंग्यान, क्या तुम ठीक हो? लुओ त्यानजुन ने तुरंत दिव्य गोलियों की कुछ बोतलें निकालीं और उन्हें फेंक दिया। जैसे ही वह उन्हें लेने वाला था, दिव्य राष्ट्रों के कुछ लोगों ने उसे तोड़ दिया। तुम सब मर जाओगे, फिर भी तुम दिव्य राष्ट्रों का विरोध करने का साहस करोगे, एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कई दिव्य राष्ट्र रैंकर्स अचानक मर जाएं और उन्हें इस स्तर के प्रतिद्वंद्वी द्वारा मार भी दिया गया। तारा निगलने वाली दिव्य गाय की दिव्य आत्मा अत्यंत आकर्षक थी और यह सिर्फ दिव्य आत्माओं का समूह नहीं था। तस्क, तुम लोग बहुत कमजोर हो। तुम में से बहुत से लोग मर चुके हैं। अचानक एक सफ़ेद कपड़े पहने आदमी प्रकट हुआ। उसके पीछे 10 से ज्यादा युवा थे जो दिखने में दिव्य राष्ट्रों के लग रहे थे। तुम लोग इतने दिनों से छुपकर रह रहे थे, एक अधेड़ उम्र के आदमी ने ठंडे भाव से कहा। अगर ये युवक पहले ही बाहर आ जाते तो शायद उन्हें इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। चेन जियांग ने शुई बिंग्यान को देखा जिसका चेहरा थका हुआ था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था।
वह पहले से ही मौत से लड़ने के लिए तैयार था, जब तक कि वह दिव्य आत्मा के साथ आसानी से जुड़ सकता था। हे, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते कि इस आदमी के पास 6 लोगों के दर्पण हैं। उस समय 6 दिव्य भगवानों ने 6 लोगों के दर्पणों का उपयोग करके अपने कुछ दिव्य भगवानों के खिलाफ साजिश रची थी और लापरवाही से उस पर हमला किया था, जो एक बुद्धिमानी भरा निर्णय नहीं था, लेकिन कुछ समय के लिए किनारे से निरीक्षण करना था। सफ़ेद कपड़े पहने आदमी ने मुस्कुराते हुए चेन जियांग को देखा और बोलना जारी रखा, ये देखते हुए कि उसे ऐसी स्थिति में मजबूर किया गया है। वह शायद नहीं जानता कि 6 लोगों के दिव्य महल तकनीक का उपयोग कैसे किया जाता है, इसलिए मैं आराम कर सकता हूँ और बाहर आ सकता हूँ। सफ़ेद लबादा पहने आदमी ने ज़मीन पर पड़ी लाशों को देखा और अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि मैंने जो किया है वह काफ़ी समझदारी भरा था। अभी अभी उनकी लड़ाई काफ़ी शानदार थी और अगर हम होते तो हमें नुकसान उठाना पड़ता। यह अफसोस की बात है। अब जब हमारे पास ज़्यादा लोग हैं तो हमें दिव्य गाय की दिव्य आत्मा को भी बराबर बराबर बांटना होगा। सफ़ेद कपड़े वाला आदमी कदम दर कदम चेन जियांग की ओर बढ़ा। दिव्य राष्ट्रों के आधे शक्तिशाली योद्धा पहले ही मर चुके थे, लेकिन अब 10 से ज़्यादा योद्धा थे, जिसका मतलब था कि पहले से ही 15 योद्धा थे। अगर वे भगवान गाय के दिव्य देवता और दिव्य देवता को प्राप्त कर लेते तो वे बराबर बराबर बन जाते। हालांकि सफ़ेद कपड़े वाला आदमी और बाकी लोग आपस में ज़्यादा हिस्सा बांट लेंगे। अधेड़ और बूढ़े आदमी की बात करें तो उनमें से आधे मर चुके थे। जब सफ़ेद कपड़े पहने आदमी वहां से गुजरा तो उसे अचानक दूर आसमान में एक छोटा सा बिंदु दिखाई दिया। जब उसने ध्यान से देखा तो उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसने चीख मारी और उड़ गया। उस समय सभी ने देखा कि कोई चीज़ सफ़ेद कपड़े पहने आदमी के सुंदर चेहरे पर टकराए। वह चीज़ किताब जैसी दिख रही थी, लेकिन पारदर्शी थी। इस पारदर्शी पुस्तक को देखकर चेन जियांग बहुत खुश हुआ। ये हुआंग जिनतियन का तियानयान भगवान रिकॉर्ड था। हुआंग जिनतियन आदिम युग में एक मजबूत रैंकर था, लेकिन क्योंकि वह बड़ी मुसीबत से नहीं निकल पाया, इसलिए उसे लगातार पुनर्जन्म लेना पड़ा। अब जब वह अचानक प्रकट हुआ था तो ये स्पष्ट था कि वह एक बड़ी मुसीबत से गुजरा था। न केवल उसने अपनी याददाश्त वापस पा ली थी, बल्कि उसने अपनी ताकत भी वापस पा ली थी। मेरे खिलाफ कौन साजिश रच रहा था? क्या तुम दिव्य राष्ट्रों से आए हो? यद्यपि सफ़ेद कपड़े पहने आदमी का चेहरा कुचला हुआ था और बहुत खून बह रहा था, फिर भी उसने अपना धैर्य बनाए रखा और अपनी बर्फीली आवाज़ में पूछा, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा हूँ? वो आदमी जिसने लोगों को उनके सामान के लिए मार डाला। हुआंग जिनतियन की आवाज़ निकली और इसके साथ ही वह चेन जियांग और अन्य लोगों के ठीक सामने खड़ा हो गया। मास्टर, जल्दी से बिंग्यान की हालत की जांच करें। चेन जियांग ने उत्सुकता से हुआंग जिनतियान से कहा। वह शुई बिंग्यान के लिए बेहद चिंतित था। मैंने बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च कर दी है और मेरे शरीर को कुछ अंदरूनी चोटें लगी हैं। दिव्य ज्ञान सागर ठीक है। हुआंग जिनतियन ने शुई बिंग्यान की ओर देखा और उदासीनता से कहा, वह एक दाव आत्मा है और उसने जन्मजात दाव शरीर तक साधना की है। वह इतनी आसानी से नहीं मरेगी। हुआंग जिनतियन ने दिव्य राष्ट्रों के समूह को देखा और कहा, आप दिव्य राष्ट्र अभी भी वही हैं। आप कौन हैं? एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूछा। हालांकि वे हुआंग जिनतियन के साधना स्तर को नहीं देख सकते थे, लेकिन वे जानते थे कि वह शक्तिशाली था, अगर नहीं तो वह सफ़ेद कपड़े पहने युवक को इतनी गंभीर रूप से घायल नहीं कर पाता। यिबिडोंग ने चुपके से राहत की सांस ली। वह जानता था कि हुआंग जिनतियन बेहद प्रसिद्ध ओल्ड इमोर्टल था। अगर वह तियानयान भगवान के रिकॉर्ड से नहीं गुजरा तो वह हुआंग जिनतियन को पहचान नहीं पाएगा। अब जबकि हुआंग जिनतियन जानता था कि तियानयान भगवान के रिकॉर्ड का इस्तेमाल हमला करने के लिए कैसे करना है, तो इससे पता चलता है कि हुआंग जिनतियन ने पहले ही अपनी यादें जगा ली थीं। मैं चेन जियांग का गुरु हूँ। तुम लोगों के पास मेरे बच्चे को परेशान करने के लिए कोई समर्थक नहीं है ना? हुआंग जिनतियन अचानक चकमा देकर चेन जियांग के पीछे चला गया। उसने चेन जियांग की पीठ पर अपनी हथेली थपथपाई। मैंने तुम्हें जो मानसिक साधना विधि बताई है उसका पालन करो, जल्दी से हड्डियों और आत्मा का विलय पूरा करो। जब उन्होंने ये सुना तो दिव्य राष्ट्रों के विशेषज्ञ सभी चौंक गए, जैसे कि व्हाइट टाइगर, म्यू चेन और अन्य। चेन जियांग एक आदिम देवता भी नहीं था, लेकिन वह वास्तव में हड्डियों को संघनित करने में सक्षम था। अगर वह दिव्य गाय की दिव्य आत्मा के साथ भी जुड़ जाता तो वह भविष्य में एक आदिम देवता बन जाता और उसकी ताकत अकल्पनीय होती। हुआंग जिनतियन की मदद से चेन जियांग ने बहुत जल्दी शक्तिशाली दिव्य आत्मा के 3 सेट और दिव्य देवता के 5 छर्रों को अवशोषित कर लिया और उन्हें अपनी हड्डियों में मिला दिया। इस समय उसका हाथ भी सूज गया था और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें बेजोड़ ताकत हो। सफ़ेद कपड़े पहने आदमी ने उसके चेहरे पर कुछ चमकीला पाउडर छिड़का। उसका घायल चेहरा तुरंत ठीक हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, उससे मत डरो। उसकी साधना हमसे थोड़ी ही ज़्यादा है। अगर हम हाथ मिला लें तो हम उससे अभी भी निपट सकते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि जब तुम हमारे दिव्य राष्ट्रों, खासकर इन दिव्य जानवरों के खिलाफ जाते हो तो क्या होता है।
सफ़ेद कपड़े पहने आदमी ने व्हाइट टाइगर, क्यूशे और दूसरों को देखा, फिर चेन जियांग को देखा और ठहाके लगाकर हंसा। तो क्या हुआ अगर तुम्हारी हड्डियां तुम्हारी आत्मा के साथ मिल गई हैं? तुम आज निश्चित रूप से मर जाओगे। हुआंग जिनतियन ने चेन जियांग से कहा, 6 लोगों के दर्पणों का उपयोग करने के लिए तैयार हो जाओ, बाद में इसमें मेरी शक्ति डाल दो। फिर जैसा मैं कहता हूं वैसा करो और 6 लोगों के दर्पणों को नियंत्रित करो, अंदर के कुछ सरणी पैटर्न को सक्रिय करो। हुआंग जिनतियन चेन जियांग के पीछे खड़ा था और उसके कंधे पर हाथ रखा, फिर उसके शरीर में विशाल रहस्यमय शक्ति को भरना शुरू कर दिया। जब चेन जियांग ने इसे महसूस किया तो वह बेहद हैरान था। हुआंग जिनतियन की शक्तिशाली रहस्यमय शक्ति जो उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी, उसे ऐसा महसूस करा रही थी जैसे वह मिट्टी हो, जैसे कि वह कभी भी बल द्वारा कुचला जा सकता है। जब ये दिव्य राष्ट्र योद्धा सुपर गॉड दायरे में आए तो उन्होंने सोचा कि वे उच्च और शक्तिशाली हैं। सुपर गॉड दायरे के लोग चींटियों की तरह थे, लेकिन अब उन पर अत्याचार किया गया और उनमें से कई मर गए। वे इस तरह से भाग नहीं सकते थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। दिव्य राष्ट्र के दर्जनों रैंकर्स ने एक समझौता किया और तुरंत उड़ गए। उनमें से 5 व्हाइट टाइगर की ओर भागे और बाकी चेन जियांग और हुआंग जिनटियन की ओर भागे। इस गति को महसूस करते ही उन्हें पता चल गया कि इस बार दूसरी पार्टी पूरी ताकत से आगे बढ़ने वाली है। चेन जियांग ने अपना हाथ हिलाया और एक हेक्सागोनल डिस्क जारी की। सफ़ेद कपड़े पहने आदमी की आंखें तेज थीं और उसने तुरंत इस चीज़ को देखा। वह बेहद हैरान था क्योंकि यह एक 6 लोगों का दर्पण था। तुम बच नहीं सकते। चेन जियांग ने देखा कि सफ़ेद कपड़े वाले आदमी ने अपनी शक्ति वापस ले ली थी। चेन जियांग द्वारा 6 लोगों के दर्पणों को बाहर फेंके जाने के बाद वे हवा में तैरने लगे और कई काली रोशनी छोड़ी। ये काली रोशनी अलग अलग दिव्य राष्ट्र योद्धाओं के शरीर में प्रवेश कर गई। 6 आत्मा का पता लगाने वाली सरनी आत्मा को पंगु बना सकती है और उसे शरीर को नियंत्रित करने और हिलने डुलने में असमर्थ बना सकती है। ये वही था जो चेन जियांग को तब पता चला जब उसने 6 लोगों के दर्पणों पर सरनी पैटर्न खोले। वह जानता था कि 6 लोगों के दर्पणों के अंदर बहुत सारे भयानक हत्या करने वाले स्वरूप थे, लेकिन वह उन्हें खोलने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। अभी अभी हुआंग जिनतियन ने उसे बहुत सारी शक्ति दी थी और उसे इन दिव्य राष्ट्र विशेषज्ञों को बंद करने के लिए 6 आत्मा कैद करने वाली सरनियों को खोलने के लिए कहा था। जब उसने अपना काम पूरा कर लिया तो चेन जियांग ने भगवान की हत्या करने वाली तलवार निकाली। इस समय उसे अब दिव्य आत्मा की आवश्यकता नहीं थी। वह सफ़ेद कपड़े पहने आदमी के पास गया और भगवान की हत्या करने वाली तलवार लहराते हुए उस पर वार करने लगा। सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी हिलने डुलने या बोलने में भी असमर्थ था। वह डर के मारे अपनी आंखें चौड़ी कर सकता था क्योंकि वह देख रहा था कि गॉडस्लेयर तलवार उस पर वार कर रही है और उसकी जान ले रही है। जल्दी करो और इसे खत्म करो, समय सीमित है। हुआंग जिनतियन तुरंत एक बूढ़े आदमी के सामने कूद गया और उसे अपनी हथेली से टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस समय शहर की दीवार पर भीड़, साथ ही व्हाइट टाइगर और अन्य लोग चेन जियांग को एक तलवार के वार से सभी दिव्य राष्ट्रों के रैंकर्स को मारते हुए देख रहे थे। तुम ही थे जिसने पहले बिंग्यान को घायल किया था, है न? चेन जियांग ने एक अधेड़ उम्र के आदमी को देखा जो जमीन पर पड़ा था। इस अधेड़ उम्र के आदमी को ऐसे झपटना चाहिए था जैसे वह हमला करने के लिए उसकी ओर उड़ रहा हो, लेकिन चूंकि वह 6 सोल लोकेटिंग एरे से टकराया था, इसलिए वह जमीन पर गिर गया। चेन जियांग इस आदमी से बहुत नफरत करता था। उसने अपनी सारी 6 लोगों की शक्ति जमा कर ली और उसे काट डाला, जिससे एक चांदी की लौ निकली जो अधेड़ उम्र के आदमी के शरीर में प्रवेश कर गई। तलवार के मजबूत दबाव में आग और भी भयंकर रूप से जल उठी, जिसने अधेड़ उम्र के आदमी को तुरंत जलाकर राख कर दिया। कुछ ही पलों में दिव्य गाय की दिव्य आत्मा को छीनने वाले सभी लोग मारे गए। ये सभी दिव्य राष्ट्रों के विशेषज्ञ थे। वे अपनी इच्छानुसार हत्या कर सकते थे और उन्हें जितने चाहें उतने लोगों को मारना था। यदि दिव्य राष्ट्रों ने इस मामले को आगे बढ़ाया तो परिणाम भयानक होंगे। जो लोग दिव्य राष्ट्रों के बारे में कुछ समझ रखते थे वे इस समय बहुत भयभीत थे। उन्हें डर था कि दिव्य राष्ट्रों का क्रोध उन पर भड़क उठेगा। लाल कपड़े पहने आदमी ने हवा में खड़े होकर सब कुछ देखा और आह भरते हुए कहा, तुमने कहा था कि तुम चेन जियांग की स्वर्गीय कीमिया छीनना चाहते थे। अब तुम देखो, ये परिणाम है। जब तुम लोगों को उनकी मौत की ओर धकेलते हो तो वे परवाह नहीं करेंगे कि तुम दिव्य राष्ट्र हो या नहीं। उनकी नज़र में केवल प्रतिरोध है, क्योंकि जीवित रहने का यही एकमात्र तरीका है। इस तरह के विशेषज्ञ से वे निपट नहीं सकते थे। अगर ये तथ्य न होता कि आंग त्यानी को निगलने वाले स्टार भगवान गाय के साथ लड़ाई में गंभीर चोटें लगी थीं, तो दिव्य राष्ट्रों के वे विशेषज्ञ प्रकट नहीं होते। हालांकि उन्होंने उसे वास्तव में लड़ते हुए नहीं देखा था, लेकिन उन्हें यकीन था कि यह बहुत डरावना भी था। उसने चेन जियांग को 6 रियल्स मिरर की हत्या करने वाली सरनी को सक्रिय करने में मदद करने का कारण शायद अपनी असली ताकत को छिपाना था। इस समय पहाड़ जैसा सफ़ेद मगरमच्छ उड़कर आया और उसके ऊपर जियांग शेंग था। फैंग यूजी ने युए का बैग जो उसने छिपा रखा था चेन जियांग को दे दिया और शुई बिंग्यान को उसके घावों को ठीक करने के लिए यिन याओ रिंग में ले गया।
क्यूइशे और अन्य लोग सफ़ेद मगरमच्छ पर सवार हो गए। ऑल वाइट, शेर राजा की कब्र पर। क्यूइशे ने सफ़ेद मगरमच्छ से कहा, जो कुछ हुआ उसके बाद यदि वह सुप्रीम डिवाइन पैलेस और हीरोज गैदरिंग डिवाइन सिटी में वापस नहीं जा सका तो ये केवल उन्हें ही फंसाने जैसा होगा। हर कोई पहले से ही बहुत थक चुका था और यांग तियानई भी घायल हो गया था, इसलिए उसकी अधिकांश ऊर्जा खर्च हो चुकी थी। अगर उन्हें किसी अन्य मजबूत योद्धा का सामना करना था तो वे केवल हुआंग जिनटियन पर भरोसा कर सकते थे। चेन जियांग सफ़ेद मगरमच्छ के ऊपर बैठ गया और यांग तियानी की चोटों को देखने लगा। यह ज्यादा गंभीर लग रहा था, लेकिन उसे कुछ कहना था। इस भाई का शरीर बहुत डरावना है। मेरी दिव्य गोली का प्रभाव भी बहुत अच्छा नहीं है। लुओ त्यानजुन ने एक शांगपिन डैन निकाला और उसे यांग तियानई के मुंह में डाल दिया। बस कुछ दिन सो जाओ, यह कोई बड़ी बात नहीं है। यांग तियानी की आवाज़ थोड़ी कमज़ोर थी और वह हल्के से मुस्कुराया। हुआंग जिनटियन ने हीरोज गैदरिंग डिवाइन सिटी को देखा जो धीरे धीरे गायब हो रही थी और राहत की सांस ली। सौभाग्य से मैं यहाँ जल्दी आ गया और मुझे उम्मीद थी कि आज कुछ बुरा होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आप सभी अब तक मर चुके होते। लुओ त्यानजुन, ओल्डे आयरन कॉप जू जियांग और कुछ अन्य लोगों के अलावा सफ़ेद मगरमच्छ की पीठ पर बैठे अधिकांश लोगों ने हुआंग जिनटियन को पहचान लिया। हालांकि वे ये भी जानते थे कि हुआंग जिनटियन चेन जियांग का स्वामी था और उन्हें लगा कि उसका अचानक इतना शक्तिशाली हो जाना अकल्पनीय था। बड़े भाई क्यूई, आपकी दिव्य शेर जाति कहाँ है? क्या आप उनके लिए व्यवस्था नहीं करने जा रहे हैं? चेन जियांग ने पूछा। मैंने उन्हें पहले ही शेर सम्राट के मकबरे पर जाने के लिए कह दिया है। क्यूशी ने हंसते हुए अपने बैग को टटोला। उसने अंदर से म्याओ की आवाज़ सुनी और हंसा। वह छोटी सी सफ़ेद बिल्ली अंदर है ना? युए ने अपना सिर बाहर निकाला, अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, आप सभी की कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने कमोबेश सभी को यहाँ खींच लिया है। अगर भविष्य में सभी को स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे में जाने का मौका मिलता है तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगी। हुआंग जिनटियन ने भौहें से कुढ़ी। स्टार लॉर्ड दिव्य क्षेत्र? आप स्टार लॉर्ड दिव्य क्षेत्र से आए हैं? वह इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता था, लेकिन वह युए एर को जानता था। उस समय मैंने सर्व जानवर दिव्य भगवान को संसार बलिदान का उल्लेख करते सुना था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंदर अभी भी कई चीज़ें छिपी हुई थीं। चेन जियांग और यांग तियानी इस मामले के बारे में अपेक्षाकृत स्पष्ट थे, लेकिन किसी और को इसकी जानकारी नहीं थी। तो वास्तव में ऐसी कोई कहानी थी। सच्चाई सुनने के बाद सभी ने आह भरी। युए के लिए इतनी सारी दुखद चीज़ों से गुजरना आसान नहीं था। आप मरे हुए दिव्य जाति से हैं और आपकी जड़ें भी स्टार लॉ दिव्य दायरे में होनी चाहिए। आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले त्यान्यान भगवान रिकॉर्ड को सितारों की शक्ति पर आधारित होना चाहिए और केवल एक अटूट मात्रा में स्टार पावर ही आपके त्यान्यान भगवान रिकॉर्ड के स्काई स्पिल दिव्य एबेकस को बनाए रख सकती है। युए ने कहा। हुआंग जिनटियन ने अपना सिर हिलाया। उसे अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी थी और उसके पास इससे भी बड़ी कहानी थी। तुम बूढ़े सन की हो। सफ़ेद बाघ और अन्य देव जानवर एक ही समय में भयभीत होकर चिल्लाए, क्योंकि उन सभी ने पुराने त्यान्यान देवता के न मरने की किंवदंती के बारे में सुना था। हुआंग जिनटियन ने हंसते हुए कहा, उस समय जब तुम बहुत छोटे थे मैंने तुम सभी को गले लगाया था। बस इतना है कि कई साल बीत चुके हैं और मैंने पहले ही कई बार अपना रूप बदल लिया है। तुम अब मुझे पहचानते नहीं हो। चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, आप कितने समय तक जीवित रहे? हुआंग जिनटियन ने फूट फूट कर हंसते हुए कहा, मैं भी जानना चाहता हूँ, मुझे खुद याद नहीं आ रहा है। संक्षेप में, मैं कई जगहों पर गया हूँ। ये कुछ ऐसा था जो चेन जियांग ने युए एर से सीखा था। अब क्यूइशे उन्हें शेर राजा की समाधि पर ले जाना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्यूइशे सुरक्षित रूप से समाधि में प्रवेश कर सकता था और बाहर निकल सकता था। शेर सम्राट की समाधि अब सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए। हालांकि शेर सम्राट पहले ही मर चुका है, लेकिन जब वह जीवित था तब उसने जो समाधि बनवाई थी वह बिल्कुल भी सरल नहीं है। सफ़ेद बाघ ने अपने सामने एक धुंधली आकृति को देखा। वह शेर सम्राट की समाधि थी। इसके आकार के कारण कोई भी दूर से इसकी धुंधली आकृति को देख सकता था। युए ने उत्तर दिया, सिंह सम्राट का मकबरा 1,00,000 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। ऐसा कहा जाता है कि इसे बहुत अधिक खून पसीने से बनाया गया था। ये सब दिव्य सिंह जाति की शक्तिशाली रक्तरेखा और साधना तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। सिंह सम्राट की शक्ति दिव्य भगवान के बराबर है या शायद दिव्य राष्ट्रों से भी अधिक शक्तिशाली है। चेन जियांग थोड़ा हैरान था, चूंकि शेर सम्राट इतना शक्तिशाली है फिर भी वह क्यों मर गया, और सर्व जानवर दिव्य भगवान भी। युए एर ने हुआंग जिनटियन की ओर देखा। आपके गुरु को पता होना चाहिए कि वह मरे हुए दिव्य जाति से हैं और विशेष रूप से स्वर्ग के नीचे होने वाली सभी प्रकार की प्रमुख घटनाओं को रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसी वजह से उन्हें कभी न मरने का उपचार मिला था। हुआंग जिनटियन ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, हमारी मरे हुए दिव्य जाति के पास भी बहुत सी चीजें हैं।
हालांकि शेर सम्राट और सभी जानवर दिव्य भगवान की मृत्यु का कारण मुख्य रूप से ये था कि उस समय उनके सामने जो प्रतिद्वंद्वी थे वे 9 दिव्य राष्ट्र थे। जब तक ये जीवित प्राणी है तब तक यह मरेगा। दिव्य भगवान का स्तर पहले ही शक्ति के चरम पर पहुंच चुका है और अब इसे तोड़ा नहीं जा सकता। यदि आप यहाँ लंबे समय तक रहे तो आपका जीवनकाल भी समाप्त हो जाएगा। यह उस समय का परिणाम है जिसे प्रकृति ने जन्म दिया है और यह अपरिहार्य है। चेन जियांग हंसा। मास्टर, आप क्या कहते हैं? क्या आप मरे हुए नस्ल के नहीं हैं? इसे मरना नहीं चाहिए। हुआंग जिनतियन ने आह भरते हुए कहा, अभी तो ये बुरा नहीं है, लेकिन कौन जानता है कि भविष्य में मेरे साथ क्या होगा। वास्तव में मैंने ये सब समय जिया है और यह मेरे लिए एक प्रकार की सजा है। लुओ त्यानजुन ने पूछा, बूढ़े वरिष्ठ अमर, मैंने बूढ़े ही से सुना है कि 9 देवताओं का राष्ट्र एक संकट से जूझ रहा है। क्या इसका मतलब यह है कि 9 देवताओं का राष्ट्र निकट भविष्य में हमसे निपटने के लिए कोई मजबूत आदमी नहीं भेजेगा? 9 देव राष्ट्र कुछ बातों से परेशान थे, लेकिन वह क्या था? उन्होंने 9 शक्तिशाली दिव्य राष्ट्रों को ऐसे संकट का सामना क्यों करने दिया? हुआंग जिनतियन कई चीज़ों के बारे में जानता था और हर कोई उससे कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखने की उम्मीद में उसकी ओर देख रहा था। हुआंग जिनतियन ने कहा, यह उससे संबंधित है जो मैंने अभी कहा। मुख्य कारण यह है कि 9 दिव्य राष्ट्र अब और टिक नहीं सकते। लेकिन इन सभी वर्षों में इन दिव्य प्रभुओं के पास बड़ी संख्या में बच्चे हुए हैं और इनमें से अधिकांश बच्चों में बहुत अच्छे अंतर्निहित कौशल हैं, जिससे उन्हें उन दिव्य प्रभुओं की प्रतिभा विरासत में मिली है। इसके अलावा उन्हें बहुत अधिक मात्रा में संसाधन प्राप्त हुए और जन्म के समय ही उन्हें एक मास्टर शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। 9 देवताओं के राष्ट्र के दिव्य भगवान का जीवनकाल समाप्त होने वाला था। इससे चेन जियांग और अन्य लोग बेहद हैरान थे। यह उनके लिए अच्छी खबर थी। अब उन्हें 9 देवताओं के राष्ट्र के खतरे का एहसास हुआ। दिव्य भगवान के बच्चे गिरोह बनाकर सिंहासन के लिए लड़ रहे होंगे। अगर उनकी ताकत समान होती तो वे निश्चित रूप से किसी को स्वीकार नहीं करते और अंत में ये केवल एक युद्ध बन जाता और विशाल दिव्य राष्ट्र भी इस वजह से विभाजित हो जाते। जियांग शेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ये हमारे लिए अच्छी बात है या बुरी बात? हुआंग जिनतियन ने शेर सम्राट दिव्य पर्वत को देखा जो करीब और करीब आ रहा था और कहा, अभी यह एक अच्छी बात है। कम से कम 9 स्वर्ग दुनिया सुपर भगवान दायरे को अवशोषित करने के बाद हमारे पास स्थिर विकास की अवधि होगी। एकमात्र चीज जिसे लेकर मैं अधिक चिंतित हूं वह यह है कि आंतरिक गृहयुद्ध के बाद 9 देवताओं का राष्ट्र निश्चित रूप से कई छोटे देशों में विभाजित हो जाएगा। लुओ त्यानजुन ने हंसते हुए कहा, क्या यह अच्छी बात नहीं है? जरूरी नहीं। हुआंग जिनतियन ने ईमानदारी से कहा, अगर एक मजबूत आदमी अचानक सामने आता है और बिखरे हुए 9 देव राष्ट्र को नष्ट कर देता है, सब कुछ एकीकृत करता है, तो 9 स्वर्ग दुनिया निश्चित रूप से प्रभावित होगी। क्यूशिन ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, उस समय जब मैंने 9 स्वर्गों की दुनिया को एकीकृत किया था, मेरे साथ भी एक बहुत ही भयानक घटना घटी थी। मुझे उम्मीद है कि यह 9 देवों का राष्ट्र खुद को नहीं दोहराएगा। हुआंग जिनतियन ने अपना सिर हिलाया, ये वास्तव में मामला है। हमें जल्द से जल्द अपनी ताकत को मजबूत करना चाहिए, नहीं तो बाद में हम पर इसका असर पड़ सकता है। यांग तियानी ने हंसते हुए कहा, सबसे अच्छा यही है कि स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे में जाकर छिप जाओ। उस जगह पर किसी को भी स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि वहां के नियम सख्त हैं। हुआंग जिनतियन ने अपना सिर हिलाया, ऐसा नहीं होगा। अगर 9 देवताओं का राष्ट्र एकजुट है तो यह व्यक्ति जो एकीकृत है निश्चित रूप से अधिक महत्वाकांक्षाओं वाला होगा और उस समय स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे से निपटना भी संभव हो सकता है। मत भूलो, 9 देवताओं के राष्ट्र की ताकत भी स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे को आशंकित करती है। बेशक अगर 9 दिव्य भगवान मर जाते हैं तो उनकी शक्ति निश्चित रूप से बहुत बड़ी मात्रा में गिर जाएगी। जब फैंग यूजी शांत जेड रिंग से बाहर आया तो यूए ने तुरंत पूछा, बिंगयान कैसा है? वह सो रही है। उसकी ठीक होने की क्षमता बहुत बढ़िया है। अब उसे कुछ भी गड़बड़ नहीं है। फैंग यूजी ने उन्हें बाहर बात करते हुए सुना। वरिष्ठ, क्या आपके पास मेरे लिए 9 स्वर्ग दुनिया में वापस जाने का कोई रास्ता है? मैं पहले वापस जाना चाहता हूँ। आखिरकार इतनी सारी चीजें हुई हैं और मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि 9 देवताओं के राष्ट्र में कोई बदलाव होगा। फैंग यूजी के यहाँ आने का कारण 9 देवताओं के राष्ट्र की स्थिति की जांच करना भी था। अब जब वह जानती थी कि 9 देवताओं के राष्ट्र में स्थिति इस तरह से बदल गई है तो उसे वापस लौटना पड़ा और अपनी रणनीति को समायोजित करना पड़ा। चेन जियांग ने कहा, क्या आप अकेले वापस जा रहे हैं? मैं बिंगयान को वापस लाना चाहता हूँ। फैंग यूजी ने धीरे से कहा, अगर वह तैयार हो। बेशक शुई बिंगयान तैयार थी, वह दूसरों पर बहुत निर्भर थी, खासकर फैंग यूजी पर। लुओ त्यानजुन और जू जियांग्युआन सर्वोच्च दिव्य महल से वापस भाग गए और अब वे कुछ समय के लिए वापस नहीं जाने वाले थे। थोड़ी देर तक चर्चा करने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए शेर सम्राट के मकबरे में रहने का फैसला किया। हुआंग जिनतियन ने कहा, मैं आप लोगों के लिए वापस जाने का रास्ता खोल सकता हूँ। चेन जियांग, आपका क्या ख्याल है? मुझे अभी भी यहाँ रहना है और 4 प्रतीकों वाले दिव्य हथियारों की तलाश करनी है।
मुझे पहले से ही एक मिल गया है और केवल अब मुझे पता है कि 4 प्रतीकों वाले दिव्य हथियार एक निश्चित स्थान पर नहीं होंगे और खुद ही इधर उधर भाग सकते हैं। 4 प्रतीकों वाले दिव्य हथियारों के प्रति चेन जियांग की प्रतिक्रिया हमेशा बहुत अराजक थी, यही वजह थी कि उसने ऐसा कहा। वह 4 प्रतीक दिव्य हथियार स्वर्गीय दिव्य भगवान द्वारा परिष्कृत किया गया था। बेशक वह शक्तिशाली था, वह आश्चर्यचकित नहीं होगा अगर वह अंतरिक्ष के माध्यम से तोड़ते समय बेतरतीब ढंग से दौड़ने में सक्षम था। सफेद बाघ ने कहा, यूजी, 9 स्वर्गों की दुनिया में वापस जाओ और नीला ड्रैगन और काले कछुए को यहाँ आने के लिए कहो। चलो देखते हैं कि क्या हम सर्व जानवर दिव्य भगवान को पुनर्जीवित कर सकते हैं। फैंग यूजी ने सिर हिलाया। उस समय ऑल बीस्ट दिव्य भगवान ने भी 9 देवताओं के राष्ट्र के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और यह उनका सहयोगी था। हुआंग जिनतियन ने आह भरते हुए कहा, अगर वे पुनर्जीवित भी हो जाएं, तो भी वे लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। उस समय के उन दिव्य भगवानों का जीवन काल भी लगभग एक जैसा ही था। सफेद बाघ और सिंदूरी पक्षी दोनों ही थोड़े उदास थे। सिंदूरी पक्षी ने पूछा, क्या जीने का कोई रास्ता नहीं है? बेशक ऐसे लोग हैं, लेकिन उम्मीदें बहुत कम हैं, इसलिए स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे में कई बूढ़े लोग जो अंत तक जीवित रहे हैं। जब उनका जीवन काल लगभग समाप्त हो गया था, तो वे कुछ भी भयानक नहीं करेंगे। वे आमतौर पर उस व्यक्ति की तलाश में जाते थे जिसने इस दुनिया को बनाया था, और कोई नहीं जानता था कि वे उन्हें कहाँ पाएंगे। 9 दिव्य राष्ट्रों ने भी संभवतः इस मार्ग पर चलना शुरू किया होगा, यदि नहीं तो उन्होंने उन लोगों को मार दिया होगा जिन्हें वे नापसंद करते थे, या अपने जीवन के साथ दुश्मन के दिव्य राष्ट्रों को नष्ट कर दिया होगा। वास्तव में एक रास्ता था, लेकिन वह भ्रामक लग रहा था, लेकिन वह एकमात्र आशा भी थी। यांग तियानी ने कहा, बूढ़े, तुम मेरे पीछे स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे में क्यों नहीं आते? तुम उस जगह पर लौटने के बाद ही मजबूत बन सकते हो। तुम्हें इस बात के बारे में बहुत उत्सुक होना चाहिए कि क्या स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे में तुम्हारी मरे हुए दिव्य जाति के लोग हैं या नहीं। हुआंग जिनतियन ने अपना सिर हिलाया, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सभी लोग पहले ही सिंह सम्राट के दिव्य पर्वत के तल पर पहुंच चुके थे, जो सिंह सम्राट का मकबरा भी था। एक बड़ी पर्वत श्रृंखला में सिंह पर्वत की विशाल छाती पर एक दरवाजा था। चेन जियांग को अन्य 3 दिव्य हथियारों को खोजने की भी जल्दी थी, उसे जल्दी से 9 दिव्य राजाओं को बाहर लाने की जरूरत थी। अन्यथा अगर 9 स्वर्ग दुनिया इसी दर से बढ़ती रही, तो जल्द या बाद में वह एक शक्तिशाली बल द्वारा लक्षित किया जाएगा। कुछ दिनों के बाद सभी ठीक हो गए। शुई बिंग्यान बहुत बेहतर था, क्योंकि उसने और यूए ने अनिच्छा से उसे अलविदा कहा और फिर फैंग यूजी के पीछे पीछे उस स्थानिक सुरंग में प्रवेश किया जिसे हुआंग जिनटियन ने खोला था और 9 स्वर्ग दुनिया की ओर बढ़ रहा था। यूए को चेन जियांग का अनुसरण करना था। चेन जियांग को सुपर गॉड दायरे में एक बहुत अनुभवी पायलट की भी आवश्यकता थी और यूए सबसे अच्छा विकल्प था। हुआंग जिनटियन और यांग तियानई, बेहतर है, चलो एक साथ स्टार लॉ दिव्य दायरे में लौटते हैं। हालांकि यूए भी वापस लौटना चाहती थी, फिर भी उसने तब तक इंतजार करने की योजना बनाई जब तक वह अपनी ताकत वापस नहीं ले लेती। उसे लगा कि अगर वह अभी लौटती है तो यह निश्चित रूप से बहुत शर्मनाक होगा। क्यूशिक को अपनी दिव्य सिंह जाति के विकास पर भी ध्यान केंद्रित करना था। भविष्य में उसे अपनी दिव्य सिंह जाति को नष्ट होने से बचाना था। जब फैंग यूजी 9 स्वर्ग दुनिया में वापस लौटा, तो एक कारण ये था कि उसे बोन लेवल डैन की दिव्य दवा और कुछ दिव्य गोलियां वापस लाने की जरूरत थी। अगर उसे 9 स्वर्ग दुनिया में जल्दी ही ये दिव्य गोलियां मिल जाती, तो वह जल्दी ही मजबूत बन सकता था। ... चेन जियांग सिंह सम्राट दिव्य पर्वत से बहुत दूर था, इसलिए उसने अपनी इंद्रियों के अनुसार अन्य 3 दिव्य हथियारों की खोज की। वह भावना बहुत धुंधली थी और उसे यह नहीं पता था कि वह कौन सा दिव्य हथियार था, इसलिए वह अनिश्चित था और कभी कभी वह भावना गायब भी हो जाती थी। स्वर्गीय दिव्य भगवान अभी भी 9 गुना अंतरिक्ष में हैं। उनके पुनर्जीवित होने की संभावना है, लेकिन अगर वे पुनर्जीवित होते हैं तो उनका जीवन काल अन्य दिव्य भगवानों की तरह ही समाप्त हो सकता है। चेन जियांग ने कहा, यही बात महान दिव्य भगवान ने उस समय उससे कही थी। वास्तव में मैं भी नहीं मरने वाला हूँ, मैं भी कई बार मर चुका हूँ, ठीक तुम्हारे गुरु की तरह। यूं हंसा, एक रहस्य है जो मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। वास्तव में तुम्हारे गुरु की अनडेड दैवीय जाति और मेरे बीच किसी तरह का रिश्ता है। चेन जियांग को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। यूए स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे से आई थी और वह एक कानून प्रवर्तक भी थी। यूए ने आगे कहा, इस सुपर गॉड दायरे में न तो दिव्य शेर जाति और न ही दिव्य शेर जाति खुद को अपना होने का दावा करती है, लेकिन वास्तव में मौजूद है। ये सिर्फ इतना था कि यहाँ स्टार मून दिव्य जाति रूढ़िवादी स्कूल नहीं थी, इसे एक शाखा माना जा सकता है। निगलने वाले स्टार के बैल देवता में भी स्टार मून दिव्य जाति का खून है और अन्य जानवरों में भी यही बात है, क्योंकि वे सितारों और चंद्रमा की शक्ति को अवशोषित करने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। दिव्य सिंह जाति के बारे में क्या? स्टार लॉ दिव्य क्षेत्र में दिव्य सिंह जातियां हैं। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि सुपर गॉड दायरे के 10 महान देव जनजातियों की वास्तव में इतनी प्रभावशाली पृष्ठभूमि होगी।
स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे में मनुष्य हैं, लेकिन दिव्य शेर जाति और ड्रैगन जाति सभी जानवर हैं, वे सभी देव जाति से संबंधित हैं। यूएर ने उत्तर दिया, बेशक, स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे में 6 महान देव जातियां हैं। 3 जानवर हैं, दिव्य शेर जाति, ड्रैगन कबीला और बिल्ली जाति, जबकि अन्य 3 स्टार मून डिवाइन जाति, मरे हुए दिव्य जाति और हरक्यूलियन देव जनजाति हैं। उनमें से स्टार मून डिवाइन जातियां अपेक्षाकृत भिन्न हैं, वे जानवर प्रकार और मानव जैसे हैं। चेन जियांग हंसा, यूए, क्या ये कैट रेस से संबंधित है? यूए ने सिर हिलाया और कहा, मम्मी, मेरे शरीर में 3 देव वंश हैं, मरे हुए दिव्य जातियां, स्टार मून दिव्य जातियां और बिल्ली जातियां। मेरी माँ बिल्ली जाति से थी और मेरे पिता स्टार मून दिव्य जाति से थे, लेकिन मेरे पिता के शरीर में मरे हुए दिव्य जाति और स्टार मून दिव्य जाति दोनों का रक्तवंश था, इसलिए मुझे वे विरासत में मिले। चेन जियांग ने आश्चर्य से कहा, तो इसका मतलब है कि आपके दादा और दादी क्रमशः मरे हुए दिव्य जाति और स्टार मून दिव्य जाति से हैं। क्या आप बहुत मजबूत नहीं हैं क्योंकि आपको 3 देव जाति का खून विरासत में मिला है? यूए ने आत्मसंतुष्ट होकर हंसते हुए कहा, बेशक, मैं बहुत ताकतवर हूँ। क्या आपको लगता है कि स्टार लॉर्ड डिवाइन रियल्म का प्रवर्तक आसानी से बन सकता है? उस समय मुझे पास होने के लिए कई परीक्षाएं देनी पड़ी थीं। जियो चौ और जू जियांग्युआन दोनों ही विशालकाय देव कबीले से थे और उनकी ताकत भी खराब नहीं थी। यूए, स्टार लॉर्ड डिवाइन रियल्म का टाइटन गॉड कबीला कैसा है? मेरे उस गंजे शिष्य में टाइटन गॉड कबीले का खून है, क्या वे भविष्य में उसे स्वीकार करेंगे? चेन जियांग ने पूछा, बेशक, मैं ऐसा करूंगी। जब मैंने स्टार लॉर्ड डिवाइन दायरे को छोड़ा था, तब हरक्यूलियन गॉड ट्राइब में लोगों की संख्या बहुत कम थी। इतने सालों के विकास के बाद ऐसे बहुत कम कबीले के सदस्य हैं जो दूसरी दुनिया में पाए जा सकें और बड़े भी हो सकें। यूए ने कहा, नॉस्वर्ग दुनिया में ड्रैगन और बिल्लियां थीं, सुपर गॉड दायरे में ड्रैगन और बिल्लियां थीं, और सुपर गॉड दायरे में दिव्य शेर जाति और दिव्य शेर जाति थी। ये देखा जा सकता था कि स्टार लॉ दिव्य दायरे के देव जनजातियां कितनी भयानक थीं। चेन जियांग ने फिर पूछा, क्या सभी 6 देवकुल बहुत शक्तिशाली हैं? क्या ये नियम स्टार लॉ दिव्य क्षेत्र में उनके द्वारा निर्धारित किए गए थे? इस समय चेन जियांग पहले से ही आराम करने के लिए रुक गया था। यूए एयर खाने के लिए बाहर निकली, अपनी जीभ का उपयोग करके मीठे बर्फ के फल का रस चाटने लगी जो शुई बिंग्यान ने उसके लिए छोड़ा था। नहीं, 6 देव जाति ने ही इस नियम का समर्थन किया। उन्होंने इसे नहीं बनाया और वे कई नियमों से प्रतिबंधित हैं। इस तरह वे बड़े पैमाने पर युद्धों से बच सकते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था, उन्हें इन नियमों का पालन करना था, क्योंकि इस समय सबसे मजबूत केवल दिव्य भगवान स्तर पर था। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि एक दिव्य भगवान जो स्टार लॉ डिवाइन दायरे में बहुत अधिक तूफान पैदा करने में असमर्थ है, उसे पहले कभी दंडित नहीं किया गया है। उद्धरण चिन्ह, उदाहरण के लिए, बिना अनुमति के दिव्य छर्रे बेचने की अनुमति नहीं थी, केवल नियम निर्धारित करने वाले ही उन्हें बेच सकते थे। इस प्रकार यदि कोई शेन युआन पत्थर कमाने के लिए कीमिया पर निर्भर होना चाहता था, तो वह केवल उन शक्तियों पर ही भरोसा कर सकता था। आराम करने के बाद चेन जियांग को अचानक यह एहसास हुआ कि उसके पास ही एक 4 प्रतीकों वाला दिव्य हथियार था और वह अभी भी चल रहा था। इन 4 प्रतीकों वाले दिव्य हथियारों के साथ क्या हो रहा है? इधर उधर भागो। चेन जियांग बेहद उदास था। अगर वह खुद को एक जगह बंद कर सकता तो वह सीधे जाकर खोज कर सकता था। ये आध्यात्मिक हथियार आमतौर पर बहुत खतरनाक जगहों पर छिपे होते हैं। ये खतरनाक जगहें इंसानों के लिए हैं, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। यूएर ने जवाब दिया, दिव्य भगवान द्वारा तैयार किया गया एक दिव्य हथियार, सबसे शक्तिशाली जो लोगों पर खुद हमला करने में सक्षम है। अगर कोई सावधान नहीं है तो उसे महान भगवान द्वारा मार दिया जाएगा। दोपहर में आकाश पूरी तरह से घने भूरे बादलों से ढका हुआ था, हालांकि उस पर कोई सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही थी। इस तरह के बादलों से घिरे आसमान ने लोगों को दबाव का एहसास कराया। चेन जियांग ने दिव्य हथियार का पीछा किया और काली मिट्टी के एक बड़े टुकड़े के पास पहुंच गया। उसने एक बड़ा पत्थर फेंका और जब पत्थर काली मिट्टी के संपर्क में आया तो वह तुरंत डूब गया और फिर काला धुआं निकलने लगा। क्या ये बहुत जहरीला है? चेन जियांग को एक भयानक बदबू महसूस हुई और फिर उसने एक कम रैंक वाली दिव्य ब्लेड को काले दलदल में फेंक दिया। ये कम रैंक वाली दिव्य ब्लेड बहुत मजबूत थी, लेकिन काले दलदल में प्रवेश करने के बाद ये तुरंत काली क्यूई में बदल गई। यूए ने अपने सामने अंतहीन काले दलदल को देखा और कहा, यह दुष्ट कीचड़ तालाब होना चाहिए। किंवदंती कहती है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक बहुत ही क्रूर दुष्ट जानवर यहाँ मर गया था, इसलिए यह इस तरह बन गया। जब तक यह अंदर नहीं धंसता तब तक ये ठीक है। चेन जियांग हवा में उठा और अपनी इंद्रियों के अनुसार दिव्य हथियार की ओर उड़ा। अगर वह दुष्ट कीचड़ के तालाब में होता तो उसे बाहर निकालना आसान नहीं होता। क्या ये वास्तव में यहाँ सुरक्षित है? चेन जियांग खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि बहुत कम लोग यहाँ आते हैं। यहाँ तक कि हवा में भी कोई पक्षी नहीं उड़ रहा था। जाहिर है कि वे इस जगह से बचना चाहते थे। बिल्कुल नहीं, यह एक खतरनाक जगह है।
सावधान रहें, युए ने जवाब दिया, जब तक यह एक खतरनाक जगह है तब तक हमेशा छिपे हुए खतरे होंगे। क्योंकि स्टार मून डिवाइन रेस के बुजुर्ग शायद ही कभी इस जगह पर आते हैं, इसलिए मैं भी इससे बहुत परिचित नहीं हूँ। पलक झपकते ही चेन जियांग इस दुष्ट कीचड़ के गड्ढे की गहराई में प्रवेश कर चुका था। उसने इस पूरी यात्रा को तय करने के लिए स्थानिक नियमों की शक्ति का उपयोग किया था और वह लंबे समय तक सतह पर नहीं रुका था। ये दुष्ट दलदल कब से अस्तित्व में है? चेन जियांग ने पूछा। इस दुष्ट कीचड़ तालाब में मौत की लहरें व्याप्त थीं और कभी कभी ठंडी हवा चलती थी जिससे काली बदबू और धुंध पैदा होती थी। खासकर जब वे गहराई में पहुंचते थे तो यह एक बेहद दमनकारी एहसास देता था। कई साल हो गए हैं। किंवदंती है कि जो जादुई जानवर मरा था वह सम्राट स्तर के करीब का अस्तित्व था। उसके मरने के बाद जहरीला खून बाहर आया और उसकी लाश को गला दिया, फिर फैल गया। लंबे समय के बाद यह इस तरह हो गया। यूएर ने पूछा, क्या आपको कुछ गड़बड़ लगी? मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। यूएर की धारणा बहुत मजबूत थी और भले ही वह कुछ भी नहीं खोज पाती, चेन जियांग के पास और भी कम संभावना थी। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, यहाँ रहना मुझे बहुत असहज बनाता है। यूए ने कहा, आमतौर पर ऐसी जगहों पर ऐसा ही होता है। यहाँ मृत्यु की आभा बहुत ज्यादा है और जब वह जहरीला जानवर यहाँ मरा तो निश्चित रूप से उसके बाद बहुत सारे जीव भी मरे होंगे। अगर वह ईश्वरीय हथियार यहाँ छिपा होता तो ये बहुत सुरक्षित होता। कोई भी इस जगह पर आना नहीं चाहेगा। क्या तुम्हें अब वह ईश्वरीय हथियार महसूस हो रहा है? ये यहीं के पास है। चेन जियांग दुष्ट मिट्टी के तालाब के ऊपर तैरता हुआ धीरे धीरे एक ऐसी जगह की ओर उड़ गया जो एक भंवर की तरह दिख रही थी। जैसे ही चेन जियांग जाने वाला था, यूए ने चिंतित होकर चिल्लाया, वहां मत जाओ। हालांकि चेन जियांग पहले ही ऊपर उड़ चुका था और जब उसने यूएर की चीख सुनी तो वह तुरंत दूर चला गया और देखा कि एक नर्म काली वस्तु अचानक बिजली की तरह भंवर से बाहर निकल रही थी। लगभग 100 मीटर लंबी, सीधे आकाश में बहुत लंबी काली जीभ की तरह दिख रही थी। ये तो बहुत करीब था। चेन जियांग ने आश्चर्य से कहा, वहां नीचे सावधान रहना। यूए ने घबराकर चिल्लाया। चेन जियांग ने उत्सुकता से स्पेस डोमेन को सक्रिय किया, खुद को अंतरिक्ष से अलग कर लिया। हालांकि उसके नीचे एक काला भंवर दिखाई दिया, लेकिन वह अपनी काली जीभ को बाहर निकालने में असमर्थ था। चेन जियांग ने खुद को भंवर से दूर किया और रिंग के अंदर रखे जानवर के मांस का एक बड़ा टुकड़ा बाहर फेंक दिया। उसकी काली जीभ फिर से बाहर निकली और फुर्ती से जानवर के मांस के बड़े टुकड़े को लपेट लिया। चेन जियांग ने दूर से अपनी तलवार से वार किया, जिससे 6 लोगों की शक्ति से संघनित तलवार क्यूई की एक किरण निकली, जिसने उस काली लंबी जीभ को काट दिया। उसकी जीभ कट जाने के बाद पूरा दलदल अचानक एक उफनती लहर की तरह हो गया। हिंसक रूप से ऊपर और नीचे उछलते हुए चेन जियांग उत्सुकता से आकाश की ओर तैरने लगा। ये स्पष्ट था कि कीचड़ के नीचे से कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहा था। ये जीभ वाला दुष्ट जानवर होना चाहिए। इस चीज का आकार वाकई बहुत बड़ा है। चेन जियांग ने उस दलदल को देखा जो आसमान में ऊपर नीचे घूम रहा था और वह इससे बता सकता था कि यह क्या है, आखिर यह चीज क्या है। जल्द ही उसे जवाब मिल गया। यह एक अजगर था जो दलदल की गहराई से निकल कर आया था। सुपर गॉड दायरे में आकर यह पहली बार था जब उसने एक ड्रैगन देखा। हालांकि ये ड्रैगन बहुत बदसूरत था और अलग अलग आकार के 2 ड्रैगन थे। जहरीली मिट्टी में लिपटा ये दुष्ट अजगर न केवल बहुत बड़ा था बल्कि उसका रूप भी अजीब था। उसके कई जोड़े पैर थे जैसे कि एक सेंटीपीड। उसके दोनों सिर काले शल्कों से ढके हुए थे और छोटे सिर की आंखें बंद थीं, मानो वह मरा हुआ हो। शायद इसलिए क्योंकि इसने जहरीले जानवर का बहुत ज्यादा खून सोख लिया था, इसलिए यह इस अवस्था में पहुंच गया। ऐसा लगता है कि जहरीला जानवर मूल रूप से एक बहुत बड़ा सेंटीपीड था और यह जहरीला ड्रैगन इस जगह पर आया और सेंटीपीड के दिव्य देवता के साथ जुड़ गया। यूए ने कहा, उनसे निपटना मुश्किल नहीं होगा। चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं एक दिव्य हथियार को अपने करीब आते हुए महसूस कर सकता हूँ। क्या यह इस आदमी के पेट में हो सकता है? अगर ऐसा है तो यह बहुत संभावना है कि यह जो ड्रैगन दिव्य हथियार हो। उसके छोटे से सिर की जीभ कट जाने के बाद उसे बहुत दर्द हुआ। वह तुरंत बाहर आया और देखने लगा कि क्या हो रहा है, और उसने देखा कि चेन जियांग हवा में तैर रहा था। वह अपने दिल में क्रोधित था और उसने चेन जियांग की ओर काला जहर उगल दिया। हालांकि जहर की गति बहुत तेज थी, लेकिन चेन जियांग के लिए ये कुछ भी नहीं था। उसने आसानी से इसे चकमा दिया और तुरंत ड्रैगन स्लेइंग 7 किलिंग स्ट्राइक्स के भीतर सोल डिस्ट्रॉयर स्लैश को अंजाम दिया, जो सीधे 100 पैर वाले जहर ड्रैगन की दिव्य आत्मा पर हमला करता है। ये 100 पैरों वाला जहरीला ड्रैगन बहुत शक्तिशाली नहीं था, बस इसका पूरा शरीर जहरीला था और इसका आकार बहुत बड़ा था। अगर ये दलदल के नीचे छिपकर उस पर हमला करता तो उसके लिए उसे पकड़ना आसान होता। चेन जियांग ने 100 पैरों वाले जहरीले ड्रैगन की दिव्य आत्मा पर सीधा प्रहार किया और ड्रैगन की एक भयंकर दहाड़ सुनी। फिर उसका शरीर हिंसक रूप से संघर्ष करने लगा, जिससे काले रंग की मिट्टी एक उग्र ज्वार की तरह अस्त व्यस्त रूप से घूमने लगी। मृत
चेन जियांग ने 100 पैर वाले जहरीले ड्रैगन के शरीर से च्वांगजाओ आग को मुक्त किया और उसे प्रज्वलित किया। जैसे ही लपटें जल रही थीं, अचानक एक हरे रंग की रोशनी निकली। ये वास्तव में नीला ड्रैगन दिव्य हथियार है। चेन जियांग खुश था, वह उत्सुकता से इसे पकड़ने के लिए टेलीपोर्ट किया। पहले से ही हरा ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड को नष्ट कर दिया गया था। वह ब्लेड बहुत बड़ा और दबंग था, लेकिन ये बीच में सोने के निशान के साथ बहुत छोटा लग रहा था। क्या ये पूरा है? युए ने पूछा। इससे पहले जब चेन जियांग ने दिव्य देवता की कमी वाले प्रोग्रेसिव वो वस्त्र प्राप्त किए थे, तो वे अधूरे दिव्य हथियार थे। ये पूरा हो गया है, अन्यथा वह हर जगह भागता हुआ नहीं होता। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह इस 100 पैरों वाले जहरीले ड्रैगन के शरीर में परजीवी होगा। चेन जियांग ने ग्रीन ड्रैगन दिव्य कृपाण को कसकर पकड़ लिया और नीचे काले दलदल पर वार किया। उसने 6 लोगों की शक्ति का उपयोग नहीं किया, लेकिन दिव्य ब्लेड द्वारा उत्पादित बल ने एक गहरा घाव बना दिया था। ये बहुत अच्छा लगता है। अब केवल 2 और बचे हैं। चेन जियांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप अन्य दिव्य हथियारों की दिशा को महसूस किया। थोड़ी देर बाद भी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन युएर को लगा कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। 10 से ज्यादा लोग उड़कर आ रहे हैं। वे जल्दी में लग रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे इस 100 पैरों वाले जहरीले ड्रैगन के लिए आ रहे हों? ये 10 लोग बहुत जल्दी यहाँ आ गए। युएर ने अभी अभी चेन जियांग को इस मामले के बारे में बताया था और वे पहले ही आ गए। 100 पैर वाला जहरीला ड्रैगन पहले ही चेन जियांग द्वारा जला दिया गया था और अभी भी जल रहा था। तुम ही हो जिसने जहरीले अजगर को मारा है? एक मोटे आदमी ने गुस्से से कांपती हुई आवाज में पूछा। मैंने उसे मार दिया। क्या हुआ? चेन जियांग ने कुछ भी नहीं छिपाया। चूंकि जहरीले ड्रैगन ने पहले उस पर हमला किया था, इसलिए उसे मारने का एक कारण था। चेन जियांग ने कहा कि उसने उसे मार डाला और 10 से अधिक तलवारें तुरंत उस पर वार कर दी। जैसे कि उसके और चेन जियांग के बीच एक अपूरणीय नफरत थी, उन्होंने उन्मत्त होकर वार किया। चेन जियांग ने चकमा दिया और चुपके से एक गहरी सांस ली। अगर वह अभी नहीं चकमा देता तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। ये हमारा खजाना है, तुमने वास्तव में इसे मार डाला। फिर तुम भी जाकर मर सकते हो। बड़ा आदमी गुस्से में था। उसके हाथ में बड़ी तलवार चमक उठी और सैकड़ों तलवारों में बदल गई जो चारों ओर फैल गईं। चेन जियांग ठंडी हंसी हंसा। ठीक है, चूंकि जहर ड्रैगन तुम्हारा खजाना है, इसलिए तुम सब उसके साथ नरक में जा सकते हो। उसके हाथों में नीला ड्रैगन दिव्य कृपाण प्रकट हुआ, जो क्षैतिज रूप से वार कर रहा था और उसकी ओर आ रही 2 लंबी तलवारों को खोल रहा था। यह उसके हाथ में है, जल्दी करो और इसे छीन लो। जब बड़े आकार के आदमी ने चेन जियांग को एजियो ड्रैगन दिव्य ब्लेड छोड़ते देखा, तो उसका चेहरा आश्चर्य और खुशी से भर गया और उसके हमले और भी भयंकर हो गए। चेन जियांग को 1 दर्जन से ज्यादा स्वर्ग को चुनौती देने वाले विशेषज्ञों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह बेहद कुशल था। अब उसे समझ में आ गया कि इन लोगों को बहुत पहले से पता होना चाहिए था कि जहर ड्रैगन के शरीर में ऐसा दिव्य ब्लेड है, बस वे इसे वापस पाने में असमर्थ थे। इसके अलावा उन्होंने जहर ड्रैगन की हरकतों पर नजर रखने के लिए कुछ गुप्त तरीकों का इस्तेमाल किया था। परिणामस्वरूप जैसे ही जहरीला अजगर मरा, वे तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचे। तो आप लोगों को भी इस ब्लेड की उत्पत्ति के बारे में पता होना चाहिए। चेन जियांग अचानक चमक गया। जहां वह खड़ा था वहां एक भ्रम छोड़ गया, जबकि असली व्यक्ति एक युवक के पीछे दिखाई दिया। युवक के पास 2 दिव्य शिराएं थीं, जो दिव्य गाय की दिव्य आत्मा के साथ विलीन हो गईं। उसका बायां हाथ ऊर्जा से भर गया और उसने युवक की कमर पर वार किया। चेन जियांग ने अपने बाएं हाथ में 6 लोगों की शक्ति नहीं जोड़ी, बल्कि सीधे अपने शरीर की शक्ति का इस्तेमाल किया। फिर भी उसकी शक्ति अभी भी बेहद भयानक थी और उस बेहद तेज मुक्के को जोड़ते हुए इसने ध्वनि की लहरों के बाद लहर पैदा की, क्योंकि यह बलपूर्वक अंतरिक्ष को चीरता हुआ काली दरारें पैदा कर रहा था। जब ऐसा भयानक मुक्का मारा गया तो वहां मौजूद सभी लोग तुरंत दंग रह गए। जब मुट्ठी युवक की पीठ से सिर्फ 1 इंच दूर थी, तो युवक का पूरा शरीर अचानक ही उस अथाह ताकत से फट गया। चेन जियांग की मुट्ठी किसी भयानक ईश्वरीय शक्ति से लिपटी हुई लग रही थी। उसने युवक के शरीर को छुआ तक नहीं, बल्कि सीधे उसके शरीर को चीरकर अंदर घुस गई। बूम! उसकी मुट्ठी से एक सफेद ज्वाला फूट पड़ी और युवक का शरीर एक पल में राख में बदल गया। चेन जियांग ने अपना एजियो ड्रैगन दिव्य ब्लेड रखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आपकी थोड़ी सी ताकत के साथ आप इस योग्य नहीं है कि मैं दिव्य ब्लेड का उपयोग कर सकूं। तुम कौन हो? क्या तुम्हें पता है कि हम कहां से आए हैं? जब उसके सामने बैठे लोगों ने देखा कि चेन जियांग को दिव्य ब्लेड के बारे में बहुत गहरी समझ है और वह बहुत शक्तिशाली भी है, तो वे भी शांत हो गए। मैं यह नहीं जानना चाहता कि तुम कहां से आए हो। मुझे पता है कि तुम मुझे मारना चाहते थे, लेकिन अब चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जैसे ही चेन जियांग ने बोलना समाप्त किया, उसने हवा में एक मुक्का मारा और उस भयानक बाएं मुट्ठी ने अपनी स्थानिक शक्ति के साथ मिलकर, मानो वह किसी स्थानिक मार्ग में प्रवेश कर गया हो। वह मुट्ठी दूर से आए और एक बूढ़े आदमी पर गिरी और उस बूढ़े आदमी का फटा हुआ शरीर तुरंत सफेद लपटों से जलकर राख हो गया। भागो!
प्रमुख व्यक्ति पहले से ही चेन जियांग की ताकत का अनुमान लगा सकता था। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वे संभाल सकते थे। वे बहुत जल्दी भागने में सक्षम थे, लेकिन उन्हें एक बेहद भयानक समय मिला। चाहे वे जो भी भाग रहे थे, वे वास्तव में अभी भी भाग रहे थे। इस समय वे पहले से ही चेन जियांग के अंतरिक्ष क्षेत्र के अंदर थे। इस स्थान के सभी निश्चित नियम चेन जियांग द्वारा निर्धारित किए गए थे, इसलिए उनके लिए बच निकलना असंभव था। स्थानिक कटाव। चेन जियांग के हाथ के एक झटके से इन 10 लोगों के अंतरिक्ष को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया। उनके सभी शरीर भी छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए और अंततः जलकर राख हो गए। हालांकि वहां एक जेड टोकन था जो जला नहीं था। यह उस आदमी का था। चेन जियांग ने जेड की पट्टिका उठाई जिस पर स्वर्गीय अग्नि दिव्य देश लिखा था। ये लोग वास्तव में स्वर्गीय अग्नि दिव्य देश से हैं, लेकिन वे इतने कमजोर क्यों हैं? उसने कहा। हालांकि यह पहली बार था जब उसने स्वर्गीय अग्नि दिव्य देश के बारे में सुना था। ये स्पष्ट था कि वह उनमें से एक था। उन्हें इस जहरीले अजगर की देखभाल का जिम्मा उठाना चाहिए। जहां तक इसकी देखभाल का सवाल है, ये दिव्य राष्ट्रों के विशेषज्ञों का काम होना चाहिए। ऐसा लगता है कि वे पहले से ही जानते हैं कि 4 प्रतीक दिव्य हथियार स्वर्गीय दिव्य भगवान को पुनर्जीवित कर सकते हैं। यूए ने कहा। चेन जियांग के पास अभी भी चारों को इकट्ठा करने के लिए 2 दिव्य हथियारों की कमी थी, और उस समय वह 9 स्वर्ग शैतान महल को बुलाने में सक्षम होगा, फिर 9 गुना अंतरिक्ष में प्रवेश करेगा और अपने हाथों में 5वें दिव्य हथियार के साथ वह बाहर आने में सक्षम होगा। यहाँ पर चेन जियांग को तीसरे दिव्य हथियार का आभास होने के बाद वह तुरंत टेलीपोर्ट हो गया। चेन जियांग के ईविल मडपिट से निकलने के 1 घंटे बाद वहां एक बहुत बड़ा उल्कापिंड गिरा, जिससे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। गड्ढे के ऊपर एक आदमी तैर रहा था जो लाल रंग का कवच पहने हुए था। उसकी टोपी आग की लपटों से जल रही थी और हवा के साथ उड़ रही थी। बहुत ही शानदार लग रही थी। जहर ड्रैगन मारा गया है, दिव्य ब्लेड छीन लिया गया है और उन दर्जनों कचरे की भी मौत हो गई है। इस चेन जियांग की ताकत वास्तव में बहुत तेजी से बढ़ी है। अगर उसे 4 प्रतीकों वाले दिव्य हथियार मिल गए तो स्वर्गीय दिव्य भगवान बहुत संभवतः पुनर्जीवित हो जाएंगे। आदमी ने अपनी भौहें सिकुड़ी और एक जेड पदक निकाला, जैसे कि वह ध्वनि संचरण के माध्यम से संवाद कर रहा हो। एक क्षण के लिए ध्वनि संचार भेजने के बाद उसने कहा, वे वास्तव में सभी मर चुके हैं। क्या हो रहा था? वे सभी सच्चे ईश्वर के दायरे से परे के स्तर पर हैं, लेकिन ये सोचना कि वे ऐसी जगह पर मारे जाएंगे। उस आदमी को आश्चर्य हुआ कि कुछ विशेषज्ञ हीरोज गैदरिंग डिवाइन सिटी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजे गए थे। उस समय वे निगलने वाले स्टार गॉड गाय की दिव्य आत्मा को छीनना चाहते थे, लेकिन चेन जियांग और अन्य लोगों ने उन्हें मार डाला। मुझे पूछने के लिए सर्वोच्च दिव्य महल जाना होगा। वह आदमी एक पल में गायब हो गया। इस समय चेन जियांग को पता नहीं था कि दिव्य राष्ट्रों का एक विशेषज्ञ प्रकट हुआ था, लेकिन यूए ने कुछ महसूस किया। अजीब बात है, अभी अभी आसमान से कुछ गिरा है। क्या ये हो सकता है कि दिव्य राष्ट्र के लोग आ गए हों? यूए ने जवाब दिया, वे दिव्य राष्ट्र आकाश में तारों पर हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि जहरीला अजगर मारा गया है, तो वे लगभग 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। पिछली बार जो लोग मारे गए थे वे सभी दिव्य राष्ट्रों से थे। मुझे नहीं लगता कि उन दिव्य राष्ट्रों को अभी तक इसके बारे में पता है। चेन जियांग थोड़ा चिंतित था। मुझे ज्यादा चिंता इस बात की है कि सुप्रीम डिवाइन पैलेस और उसके बेटे को हम फंसा सकते हैं। सर्वोच्च दिव्य महल और 6 लोगों के दिव्य महल में 9 दिव्य राजाओं द्वारा छोड़ी गई कुछ शक्ति है, और यह एक महत्वपूर्ण क्षण में खेल में आएगी। अगर वास्तव में कुछ होता है तो मुझे लगता है कि पैलेस मास्टर्स के रूप में म्यू चेन और जियाओ चांगल के पास इससे बचने के तरीके होंगे। यू एर ने जवाब दिया, अभी आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता अन्य 2 दिव्य हथियारों को ढूंढना है। चेन जियांग अपनी इंद्रियों के आधार पर एक निश्चित दिशा में चलता रहा। उसे पहले से ही पता नहीं था कि वह कहाँ है। उसे केवल इतना पता था कि वह दूसरे दिव्य हथियार के करीब पहुंच रहा था। चेन जियांग ने अपनी इंद्रियों पर भरोसा करते हुए वहां से चले जाने का फैसला किया। अभी जिस जगह पर वह जा रहा था वहां बहुत गर्मी थी और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि इस जगह पर उसे गर्मी से बहुत पसीना आ सकता था, लेकिन यहाँ बहुत सारे हरे भरे पेड़ और सभी अलग अलग रंगों के खूबसूरत फूल उग रहे थे। ये जगह भट्टी जैसी है, लेकिन यहाँ इतने सारे पौधे उग रहे हैं। यह अविश्वसनीय है। चेन जियांग ने एक पवित्र फूल निकाला। जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला, लाल पवित्र फूल अचानक सूख गया और पीला हो गया। अप्रत्याशित रूप से यह इसलिए हुआ क्योंकि यह जगह बहुत ज्यादा गर्म थी, अंदर से सूख गया था। यूएर ने कहा, यह बहुत संभव है कि यह सुपर गॉड दायरे में सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। चेन जियांग ने एक पत्ता तोड़ा और पूछा, ये कैसी जगह है? उसने पत्ता अपने मुंह में रखा और उसे चबाया, फिर तुरंत थूक दिया। जब उसने उसे चबाया तो पत्ते के अंदर का रस बहुत गर्म था, जिससे उसकी जीभ जल रही थी। क्या तुमने अभी नहीं देखा? यहाँ सभी पौधे जादुई आग की वजह से उगे हैं, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ सभी पौधे आग से बने हैं।
युएर ने जवाब दिया, बेशक, यहाँ उगने वाले सभी जानवर अग्नि गुण वाले विशेष देव जानवर हैं और उनमें कुछ ताकत भी है जो बहुत मजबूत है। चेन जियांग ने कहा, मैं इन चीज़ों का सामना नहीं करना चाहता। मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। वह केवल जल्दी से एक दिव्य हथियार ढूंढना चाहता था और नौ स्वर्ग दुनिया में अपनी पत्नी के साथ फिर से मिलना चाहता था। उसे जू जियानिक्सियन और अन्य लोगों की बहुत याद आती थी। चूंकि वह पहले भी इविल मड पॉन्ड में घात लगाकर हमला कर चुका था, इसलिए वह बहुत ऊर्जावान हो गया था। उसने खुद को एक स्वतंत्र स्थान में छिपाने के लिए स्पेस डोमेन का इस्तेमाल किया, जो उसकी क्यूई को बाहर निकलने से रोक सकता था, जब तक कि वह अंतरिक्ष के प्रति बहुत संवेदनशील न हो। इस जंगल में पहुंचने के बाद चेन जियांग को बहुत गर्मी लग रही थी। यहाँ तक कि अगर उसने इसका परीक्षण करने के लिए स्थानिक अलगाव का इस्तेमाल किया होता तो भी अजीब गर्मी अंदर तक पहुंच जाती। युएर ने अपनी जीभ बाहर निकाली, पूरे शरीर में पसीना आ रहा था। गर्म हो जाओ, यह आग क्या है? ये वास्तव में अंतरिक्ष में प्रवेश कर सकती है। अगर बिंग्यान यहाँ होती तो वह मुझे ठंडा महसूस कराती। चेन जियांग भी बर्फीली ठंडी शक्ति का उपयोग करना जानता था, बस वह इसमें कुशल नहीं था, लेकिन फिर भी इसे युएर और उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। लगता है सुजाकू दिव्य हथियार इस जगह पर छिपा हुआ होगा, उसने निश्चयपूर्वक कहा। सुजाकू दिव्य हथियार अग्नि गुण वाला था। उसने पहले भी इस प्राचीन सुजाकू धनुष को देखा था। उसने सिर्फ एक बार ही एजियो ड्रैगन डिवाइन सेबर का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसकी ताकत पहले से ही बेहद स्पष्ट थी। बस इतना था कि वह अभी तक एजियो ड्रैगन डिवाइन सेबर के साथ विलीन नहीं हुआ था, इसलिए उसे अभी तक इसकी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं करना था। लिटिल मून, क्या एजियो ड्रैगन और अन्य 4 देव जानवर लंबे समय से अस्तित्व में नहीं हैं? जब स्वर्गीय दिव्य भगवान इन कुछ प्रकार के दिव्य हथियारों को परिष्कृत कर रहे थे, तब व्हाइट टाइगर और 20 दिव्य महल के बाकी लोगों का जन्म अभी तक नहीं हुआ होगा, है न? चेन जियांग को थोड़ा संदेह था। स्वर्गीय दिव्य भगवान और अन्य लोगों को बहुत समय पहले से ही 9 जियाओ दिव्य राष्ट्रों के अस्तित्व के बारे में पता था और उन्होंने उन दिव्य हथियारों को परिष्कृत किया होगा जो 20 दिव्य महल से भी पुराने हैं। युए ने कहा, बिल्कुल नहीं, सफ़ेद बाघ और नीला ड्रैगन पहले से ही कई पीढ़ियों से गुजर चुके हैं और उनकी पीढ़ी में उन्हें पहले से ही 9वीं पीढ़ी होना चाहिए। मुझे केवल इतना पता है कि हमारे स्टार लॉ दिव्य क्षेत्र में तीसरी पीढ़ी का अस्तित्व है। 4 दिव्य जानवर और अग्नि गेंडा सभी स्टार लॉ दिव्य क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं। उदाहरण के लिए, नीला ड्रैगन अपने से सब कुछ विरासत में लेने के लिए एक ड्रैगन का चयन करेगा। उद्धरण चिन्ह। चेन जियांग ने पूछा, क्या यह विरासत आपको तब मिली जब आपकी उम्र खत्म हो गई? अगर ऐसा नहीं होता तो कौन अपनी सारी विरासत छोड़ने को तैयार होता? हाँ, मेरा मानना है कि 9 दिव्य राजाओं ने 9 स्वर्ग दुनिया को स्थिर करने के लिए उन्हें पुनर्जीवित किया था। भविष्य में वे निश्चित रूप से 9 दिव्य राजाओं और अन्य लोगों की मदद करेंगे। युए ने भावना से आह भरी, व्हाइट टाइगर और बाकी लोगों की क्षमता बहुत बड़ी है, क्योंकि उन्हें जो विरासत मिली थी वह उन जानवर सम्राटों से आई थी जो इतने शक्तिशाली थे कि केवल समय ही उन्हें मार सकता था। इसके अलावा वे पीढ़ियों से आसपास हैं। युए ने आगे कहा, हमारे स्टार लॉ डिवाइन दायरे में एक किंवदंती है कि जहां भी व्हाइट टाइगर और बाकी लोग उतरते हैं, वह दुनिया बेहद समृद्ध और शक्तिशाली हो जाती है। मैंने स्टार लॉ डिवाइन दायरे के कुछ बूढ़े लोगों से सुना है कि उस समय स्टार लॉ डिवाइन दायरा भी बेहद कमजोर था और सभी तरह के आंतरिक संघर्ष थे। चेन जियांग एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया और एक फल तोड़ लिया। उसने फलों का रस बाहर रखा और यह मैग्मा से भी ज्यादा डरावना था। उसने जल्दी से उसे फेंक दिया क्योंकि युएर पहले से ही मरने के लिए गर्म था। चेन जियांग नीचे कूद गया और कहा, व्हाइट टाइगर और अन्य पहले से ही 9वीं पीढ़ी की विरासत का हिस्सा हैं। तो क्या वह दुनिया जिसमें पिछली 8 पीढ़ियां रहती थीं बहुत शक्तिशाली नहीं हो गई होगी? आपके स्टार लॉ डिवाइन दायरे के अलावा क्या आप किसी अन्य शक्तिशाली दुनिया के बारे में जानते हैं? भविष्य में 9 स्वर्ग दुनिया इस जगह पर कब्जा कर लेगी और फिर 9 देवताओं के राष्ट्र को निगल जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि इस जगह की समग्र ताकत स्टार लॉ डिवाइन दायरे के समान होगी। जब तक कि इसे कुछ समय के लिए विकसित किया गया था, स्टार लॉ डिवाइन दायरे को पार करना कोई समस्या नहीं होगी। चेन जियांग को लगा कि जैसे जैसे वह जंगल में धीरे धीरे चलेगा, वह युएर से बातें करेगा। वह पहले से ही जंगल में काफी समय से था, लेकिन उसे किसी अन्य प्राणी का सामना नहीं करना पड़ा। क्या ये कोई पक्षी है? ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे कोई बोल रहा है, लेकिन आवाज बहुत धीमी है। अपने स्वयं के निर्णय के आधार पर चेन जियांग तुरंत उस दिशा में चला गया जहां से बहुत धीमी आवाज आ रही थी। पास जाकर देखा तो आवाज अभी भी प्रसारित हो रही थी, लेकिन चेन जियांग को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब वह किसी चीज के बारे में उत्सुक था तो युएर ने कहा, आवाज पेड़ के अंदर से आई थी, अंदर कुछ है। चेन जियांग ने आसपास के पेड़ों के तनों को ध्यान से देखा और पाया कि उन पर छिपे हुए निशान थे, जैसे कि पेड़ के तने के अंदर कुछ था जिसने छेद करके अंदर प्रवेश कर लिया और फिर उसके अंदर रहने लगा। यहाँ के पेड़ सबसे घने थे और उन्हें अपनी बाहों में थामने के लिए कुछ लोगों की जरूरत थी।
चेन जियांग ने जितने भी पुराने पेड़ देखे थे उनमें से यह एक पतला पेड़ था, लेकिन अंदर रहने वाले लोग थोड़े छोटे लग रहे थे। वह एक पेड़ के पास आया और अपना कान उसके तने से सटाया। तभी उसे अंदर से एक बहुत ही हल्की सी आवाज़ आती हुई सुनाई दी। दादाजी मुखिया, हमें क्या करना चाहिए? वे लोग हमेशा से यहाँ रहते आए हैं और उन्होंने पहले ही हमारे पवित्र स्थलों को नष्ट कर दिया है, लेकिन हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पवित्र स्थल नष्ट हो जाएंगे। ये सही है, ये सही है। पवित्र भूमि उन्होंने छीन ली है और हमारे लिए भोजन एक समस्या बन गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा पूरा वंश खत्म हो जाएगा। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। हम कई सालों से यहाँ रह रहे हैं और कभी भी ऐसी घटना का सामना नहीं किया है। हम कैसे जान सकते थे कि एक महान इंसान अचानक ऐसी जगह पर प्रकट होगा और इतने लंबे समय तक हमारी पवित्र भूमि पर कब्जा करेगा? यह एक ऐसी आवाज़ थी जो दूसरों से ज्यादा बुरी लग रही थी। अपनी बात खत्म करने के बाद वह अचानक चिल्लाया, कोई बाहर है? जब चेन जियांग ने यह सुना तो चारों तरफ से सीटियां बजने लगीं। अचानक उसके आसपास के पेड़ों पर कई उंगलियों के आकार के छेद दिखाई देने लगे और पेड़ के छेदों से कई कांटे निकल आए। जब चेन जियांग को उसके पास के पेड़ पर लगे छोटे छोटे कांटों ने मारा तो उसने महसूस किया कि उस पर गर्मी की लहरें हमला कर रही हैं। छोटे छोटे कांटे बहुत तेज गर्मी की लहरें छोड़ सकते थे, लेकिन जब कांटे उसकी ओर बढ़े और उसके शरीर को छेदने की कोशिश की तो वे वास्तव में उसके शरीर द्वारा बनाए गए रक्षात्मक अवरोध से अवरुद्ध हो गए। चेन जियांग की नज़र में उड़ते हुए कांटे बिल्कुल भी आक्रामक नहीं थे, वे बच्चों के खिलौनों की तरह थे। बस इतना था कि उसके आसपास के दर्जनों पेड़ों में अनगिनत छेद थे जो इस तरह से खुले थे कि वे घने बारिश की तरह लग रहे थे, जिससे चेन जियांग को ऐसा लग रहा था जैसे उस पर चिलचिलाती गर्म हवा का हमला हो रहा हो। बेशक उसे चोट नहीं लगी थी, उसे बस बहुत गर्मी महसूस हो रही थी। पेड़ के प्रवेश द्वार पर एक छोटा व्यक्ति खड़ा था। छोटे व्यक्ति की पीठ पर पंखुड़ियों की तरह पंखों की एक जोड़ी थी और उसने जो कपड़े पहने थे वे भी पंखुड़ियों से बने थे, जिससे वह बहुत सुंदर लग रहा था। हालांकि छोटा व्यक्ति छोटा था, लेकिन वह बहुत प्यारा लग रहा था। उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक पहुंच रहे थे और उसका छोटा चेहरा जो नाजुक और सुंदर था। छोटी राक्षसी। चेन जियांग को याद आया कि उसने इसे पहले कहाँ देखा था। उसे जल्दी से याद आया कि जब उसने गहन शीत प्राचीन क्षेत्र में उन गहनताओं को खोला था तो उसने उसके जैसी एक छोटी राक्षस लड़की को खोला था। उस समय ये लव क्विनलियन की दानव आकर्षक एसोसिएशन थी जिसने उन गहनताओं को पाया था, इसलिए उस छोटे व्यक्ति ने भी उसका अनुसरण किया। पिछली बार जब वह लवु किनलियान से मिला था तो उसने उस छोटी राक्षसी से उसके बारे में पूछा था। लवु किनलियान ने उसे बताया कि छोटी राक्षसी सो रही थी, इसलिए उसने उसे नहीं देखा। यह महान मानव हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया उपनाम जानता है। हमें क्या करना चाहिए? पंखुड़ी राक्षसी ने एक अजीब सी चीख निकाली और उसकी आवाज़ भी सुनने में बहुत सुखद थी। मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं तो बस गुजर रहा था। मैंने पहले भी तुम्हारे जैसे छोटे लोगों को इसी जगह पर देखा है। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए दिखाया कि उसके मन में कोई दुश्मनी नहीं थी। उसकी बातें सुनकर छोटी राक्षसी तुरंत शांत हो गई। आसपास के पेड़ों के तने ने भी एक बड़ा छेद बना दिया। वहां सभी प्रकार के खलनायक थे, पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, सभी प्रकार के। हालांकि ये छोटे लोग सभी अलग अलग थे। उनमें से कुछ के पास फूलों की पंखुड़ियां थीं, कुछ के पास पत्तियों के पंख थे, कुछ के पास तितली के पंख थे, कुछ के पास ड्रैगनफ्लाई के पंख थे और कुछ के पास पक्षी के पंख थे। हालांकि वे सभी अलग अलग थे, वे सभी बहुत सामंजस्यपूर्ण और सुंदर लग रहे थे। चेन जियांग ने अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान बनाए रखी। इससे दूसरे पक्ष को अपनी सतर्कता कम करने और उस पर अच्छा प्रभाव डालने में मदद मिल सकती थी। उसके बगल के पेड़ से एक बूढ़ी परी उड़ी। ये वही मुखिया होना चाहिए। उसके पास हल्के हरे रंग के मेपल के पत्ते के आकार के पंख थे और जब वह उड़ता था तो पंखों से लाल लौ निकलती थी। तुमने हमारे लोगों को कहाँ देखा है? हमने बहुत समय से परी नाम का इस्तेमाल नहीं किया है। अब हमारा नाम विस्प है। बूढ़े योगिनी ने कहा, मैं नौस्वर्ग दुनिया नामक एक जगह पर हूँ। वह दुनिया नए लोगों की दुनिया है। यह एक लंबी कहानी है। आपको कल्पित जाति के कबीले का नेता होना चाहिए, है ना? मेरा नाम चेन जियांग है। मैं कुछ खोजने के लिए इस जंगल में आया था। मैं अपनी इंद्रियों के आधार पर यहाँ आया था और फिर मैं आप सभी से मिला। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े योगिनी के छोटे से चेहरे पर एक दयालु मुस्कान उभरी। मैं बाई हूँ, योगिनी जनजाति का मुखिया। पूरी योगिनी जाति की ओर से मैं यहाँ आपका स्वागत करता हूँ। चेन जियांग थोड़ा हैरान था। इस बूढ़े एल्फ ने वास्तव में इतनी जल्दी अपनी रक्षा कम कर दी थी और उसकी बातों पर इतनी आसानी से विश्वास कर लिया था। उसे लगा कि इन एल्फों ने अपनी पवित्र भूमि को इसलिए त्याग दिया क्योंकि वे लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। यहाँ छोटी परियों की संख्या कुछ हजार के आसपास थी, जो कोई छोटी संख्या नहीं थी। चेन जियांग अब जमीन पर बैठा था और छोटी परियां उसके चारों ओर इकट्ठा हो गई थीं, कुछ बातें कर रही थीं। वे इस अपरिचित इंसान के बारे में बहुत उत्सुक थीं।
हम वास्तव में लिटिल फेरी कबीले के हैं। जल कल्पित बौने, बर्फ कल्पित बौने, घास लकड़ी कल्पित बौने, पवन कल्पित बौने और इसी तरह के अन्य के अलावा हम सबसे कमज़ोर और सबसे छोटे हैं। धमकाए जाने से बचने के लिए हम हमेशा ऐसी जगहों पर छिपते हैं जहां इंसान और जानवर शायद ही कभी आते हों। वे वास्तव में कमज़ोर थे और जब उनके पूरे कबीले की शक्ति एक साथ इकट्ठी हुई तो इससे चेन जियांग को थोड़ा पसीना आ गया। जब अन्य छोटे कल्पित बौनों ने युए को देखा तो उनके भी पंख थे, इसलिए वे सभी उसे अपने से थोड़ा बड़ा मानते थे। युए ने मजाक में ये भी कहा कि वह एक चंद्र कल्पित बौनी है और वह जल्दी ही इन छोटी चीज़ों के साथ एक हो गई। उन छोटी चीज़ों के लिए युए की पीठ पर सवारी करना एक बहुत ही दबंग चीज़ थी। कबीले के नेता बा, आपकी पवित्र भूमि का क्या हुआ? इसे क्यों ले जाया गया? क्या पवित्र भूमि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है? चेन जियांग ने पूछा। उसे लगा कि चूंकि वह ऐसी स्थिति में था इसलिए उसे उन्हें बचाना चाहिए और इन दयनीय छोटी चीज़ों की मदद करनी चाहिए। बाये ने एक छोटे पेड़ की शाखा से बनी छड़ी पर झुककर कहा, पवित्र भूमि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी जगह है जो अनंत काल तक हमारा साथ देगी। बेशक हम अपनी खुद की पवित्र भूमि भी बना सकते हैं, लेकिन एक बार जब यह अच्छी तरह से बन जाएगी तो इसे उन बुरे लोगों द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा और जिन 2 लोगों को हमने बनाया था वे उन पर भी कब्जा कर लेंगे। चेन जियांग केवल इतना जानता था कि मरे हुए दिव्य वंश हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं, लेकिन इस छोटे परी कबीले में वास्तव में इस तरह की स्वर्ग विरोधी क्षमता थी। हालांकि उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, अगर वे बुरे लोग जल्द ही नहीं चले गए तो हमें जाना पड़ेगा। यह ऐसा कुछ है जो हम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमारे लिए ऐसी अच्छी जगह ढूंढना बहुत मुश्किल है। युए ने उत्तर दिया, उन्हें रिंग में डालो और उन्हें 9 स्वर्ग दुनिया में ले आओ। वहां ड्रैगन नसें उनके लिए उपयुक्त होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि वे घास लकड़ी के कल्पित बौने के समान ही होने चाहिए जो पौधे उगाने में कुशल हैं। बाये ने अपना सिर हिलाया। हाँ, हालांकि हम ग्रासवुड एल्वेज जितने बड़े नहीं हैं और न ही उनके जितने मजबूत हैं, लेकिन फूल और पौधे उगाने के मामले में हम उनसे कमज़ोर नहीं हैं। यह मूल रूप से एक बंजर भूमि थी, लेकिन इतने सालों तक पौधे लगाने के बाद यह एक खूबसूरत जगह बन गई। चेन जियांग का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। यहाँ अजीब आग जैसे पौधे वास्तव में उनके द्वारा लगाए गए थे। वे वास्तव में शक्तिशाली थे। ऐसी गर्म जगह में ये पहले से ही पौधों के बढ़ने के लिए उपयुक्त नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी पौधों की विशेषताओं को बदल दिया जिससे उन्हें गर्म होने और यहाँ की गर्मी को अवशोषित करने की अनुमति मिली। चेन जियांग ने रिंग को साफ किया और लिटिल लाइटनिंग को, जो रिंग में थी, इन छोटी छोटी चीज़ों के साथ खेलने के लिए कहा। उसने पहले ही लिटिल फेरी कबीले को 9 स्वर्ग की दुनिया में वापस लाने का फैसला कर लिया था। उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया क्योंकि चेन जियांग ने उनसे कहा था कि वह उन्हें एक बहुत ही सुरक्षित जगह पर ले जाने में मदद करेगा। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास कोई पेड़ या जंगल है या नहीं, जब तक कि महत्वपूर्ण पवित्र भूमि पर उनका कब्जा न हो। जब तक वे अपने द्वारा बनाए गए पवित्र मैदानों का उपयोग कर सकते हैं, तब तक फूल, पौधे और पेड़ जमीन से उगाएंगे। चेन जियांग और बायी ने अपनी चर्चा समाप्त करने के बाद छोटे कल्पित बौनों को उसकी डार्क जेड रिंग में प्रवेश करने के लिए व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। अंदर की जगह बहुत बड़ी थी। ये कल्पित बौनों की पूरी जाति को समायोजित करने के लिए पर्याप्त थी। बे ने उसे पहले ही कब्जे वाली पवित्र भूमि के बारे में बता दिया था और अब वह 2 कब्जे वाली पवित्र भूमि की ओर बढ़ रहा था। बायी ने जो कहा था उसके अनुसार जिस पवित्र भूमि का वे निर्माण कर रहे थे वह वास्तव में एक बहुत बड़ी संरचना थी। ये संरचना अपने संचालन को बनाए रखने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित कर सकती थी और यह संरचना सभी प्रकार की ऊर्जा को एक अमर शक्ति में बदल सकती थी जिसे एक परी द्वारा अवशोषित किया जा सकता था। इस तरह की शक्ति का मनुष्यों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मानव शरीर विश्व से बिल्कुल अलग था, क्योंकि मानव शरीर को खुद को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, खासकर मजबूत लोगों के शरीर को, जिन्हें खुद को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। चेन जियांग भी लिटिल फेरी के पवित्र मैदान के बारे में बहुत उत्सुक था। वह जल्दी से पवित्र मैदान के किनारे पहुंचा। उनका पवित्र मैदान बहुत बड़ा नहीं था, कुल मिलाकर ये सिर्फ एक घर था। मनुष्यों के लिए वहां केवल कुछ पवित्र मैदान थे। ये बहुत छोटी जगह थी। एक नज़र में ही पता चल जाता है कि इसे बाद में पवित्र भूमि पर रहने वाले मनुष्यों ने बनवाया था। वे निश्चित रूप से इस पवित्र भूमि का उपयोग जानते थे और इस पर कब्जा करने का उनका इरादा स्पष्ट था। ये दीर्घायु प्राप्त करने के लिए था। वे छोटे छोटे कल्पित बौने बहुत भोले थे। उन्होंने अपने ही कबीले का राज उजागर कर दिया होगा, इसलिए वे मुसीबत में पड़ गए। चेन जियांग ने अब जो पवित्र भूमि देखी वह लिटिल फेरी कबीले की सबसे प्राचीन भूमि थी। पवित्र भूमि पर कब्जा करने के बाद ही उन्होंने एक और भूमि बनाई थी। घर में सिर्फ कुछ ही लोग थे, इसलिए उन्हें ताकतवर नहीं माना जाता था। उनके द्वारा छोड़े जा रहे क्यूई से चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि वे संभवतः देवता थे जिनके पास 4 दिव्य देवता थे।
जब चेन जियांग ने डबल बोन लेवल बनाया तो उसकी ताकत पहले से ही 4 दिव्य देवताओं के बराबर थी, और यहाँ तक कि इन देवताओं की तुलना में बहुत अधिक मजबूत कहा जा सकता था। ये लोग कहाँ से आए हैं? चेन जियांग ने पाया कि अंदर 5 लोग थे। वे सभी अधेड़ उम्र के पुरुषों की तरह दिख रहे थे। वे सभी अपने अपने कमरों में साधना कर रहे थे, जाहिर तौर पर पवित्र भूमि द्वारा उत्पादित ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे, जिससे जीवित प्राणी हमेशा के लिए जीवित रह सकते थे। चेन जियांग ने बाये से सीखा था कि वे इस जगह पर लंबे समय से रह रहे थे और इससे पहले कोई भी इस जंगल में नहीं आया था। हालांकि 100 साल से भी पहले लोगों का एक समूह अचानक प्रकट हुआ और उनके पवित्र मैदान पर कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने इसे और नहीं बनाया। इसके बजाय उन्होंने इसे वापस लाने से पहले इन लोगों के इस जगह से चले जाने का इंतजार किया। सौभाग्य से इन सभी छोटे कल्पित बौनों के पास अपनी अपनी जीवन रक्षक क्षमताएं थीं। अगर ये लोग उन पर हमला करना चाहते तो वे अपनी जन्मजात क्षमताओं का इस्तेमाल करके किसी भी तरह के पौधे में छिप सकते थे, क्योंकि इन कल्पित बौनों ने एक बार उन लोगों से कहा था कि उनमें से एक के मर जाने पर पवित्र भूमि अपनी प्रभावशीलता खो देगी। इसलिए उन लोगों ने अब उन्हें मारने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अमरता का मार्ग खोजना आसान नहीं था। चेन जियांग चुपके से एक कमरे में घुस गया और अंदर के लोग बेहद आराम से थे। ऐसा लग रहा था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने यहाँ रहते हुए किसी भी खतरे का सामना नहीं किया था, इसलिए वे सतर्क नहीं थे, जिससे पता चलता था कि उन्हें कोई अनुभव नहीं था। चेन जियांग ने चुपके से 6 लोगों की शक्ति को संघनित किया और उसे सक्रिय किया। वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सीधे अपने प्रतिद्वंद्वी के दिव्य ज्ञान सागर पर हमला करना चाहता था। बाकी सभी लोग साधना कर रहे हैं, आप अभी शुरू कर सकते हैं। युए ने बाकी लोगों की गतिविधियों की पुष्टि की। चेन जियांग ने अदृश्य 6 दिव्य शक्तियों का उपयोग किया, आत्मा को अवशोषित करने वाले शैतानी मंत्र को एक अत्यंत शक्तिशाली मानसिक हमले में बदल दिया और बिस्तर पर साधना कर रहे अधेड़ व्यक्ति की ओर तेजी से बढ़ा। उसी समय उसने अपनी बर्फीली ऊर्जा छोड़ी और अधेड़ व्यक्ति के सिर को जमा दिया, जिससे वह कोई आवाज नहीं कर सका। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शरीर अभी भी चेन जियांग द्वारा छोड़ी गई पानी की लताओं से बंधा हुआ था। चेन जियांग के मानसिक हमले से पीड़ित होने के बाद वह तीव्र दर्द के कारण संघर्ष कर रहा था। जब चेन जियांग ने अपने आत्मा को अवशोषित करने वाले शैतानी मंत्र का इस्तेमाल करके प्रतिद्वंद्वी की यादों पर हमला किया और उन्हें खा गया, तो उसे उनकी यादों से कुछ बातें पता चलीं जो इस समूह के लोगों की उत्पत्ति थी। उसे जो उम्मीद नहीं थी वह ये थी कि ये सभी लोग स्वर्गीय अग्नि दिव्य देश से आए थे। उन्हें इसकी रक्षा के लिए भेजा गया था क्योंकि यहाँ एक सुजाकु दिव्य हथियार है। चेन जियांग ने युए एर को वह सब कुछ बताया जो वह जानता था। ऐसा लगता है कि दिव्य राष्ट्रों को पहले से ही इन दिव्य हथियारों का स्थान पता था। वे शायद पहले से ही जानते थे कि दिव्य हथियार 9 दिव्य राजाओं को 9 स्वर्ग शैतान महल से मुक्त कर सकते हैं, इसलिए आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप जल्दी से आखिरी दिव्य हथियारों को खोजें ताकि वे पता न लगा सकें और उन्हें छीन न सकें। युए ने जवाब दिया, मुझे यह अजीब लगता है। चूंकि उन्होंने पहले ही दिव्य हथियार खोज लिया है तो वे इसे क्यों नहीं ले गए और इसके बजाय इसे यहाँ छोड़ दिया? आप किसी को इसकी रखवाली करने के लिए क्यों नहीं भेजते और इसे ले जाते? क्यों परेशान हो? चेन जियांग ने कहा, क्योंकि दिव्य हथियार बुद्धिमान होते हैं, इसलिए उन्हें छीनना इतना आसान नहीं है। अब उन्होंने दिव्य हथियारों का स्थान निर्धारित कर लिया है और उन्हें इसे छीनने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। कुछ ही पलों में चेन जियांग ने पहले की तरह ही यहाँ खेती करने वाले सभी लोगों को मार डाला। उन्होंने लिटिल फेरी की पवित्र भूमि पर कब्जा कर लिया, जो मूल रूप से एक अच्छी बात नहीं थी। जैसे कि स्वर्गीय अग्नि दिव्य देश का नौकर, चेन जियांग स्वाभाविक रूप से दया नहीं दिखाएगा। उसने जल्दी से दूसरा पवित्र मैदान ढूंढ लिया। ये यहाँ थोड़ा छोटा था और वहाँ कुछ मध्यम आयु वर्ग के पुरुष थे। वे सभी पवित्र मैदानों द्वारा उत्पादित अमरता की शक्ति को लालच से अवशोषित करते हुए साधना कर रहे थे, लेकिन वे जो वर्तमान में अमरता के लिए प्रयास कर रहे थे, अनजाने में अमरता के मार्ग पर मारे गए। यदि वे छोटे योगिनी के पवित्र मैदान पर कब्जा नहीं करते तो वे कई और वर्षों तक जीवित रह सकते थे। इन सभी स्वर्गीय अग्नि दिव्य देशों को नष्ट करने के बाद चेन जियांग ने 20 से अधिक दिव्य देवताओं को भी इकट्ठा किया, जिनका उपयोग औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था। यही वह जगह है, सुजाकु धनुष यहीं छिपा है। चेन जियांग जंगल में एक बहुत बड़े प्राचीन पेड़ के नीचे आया। उसने पेड़ के तने पर अपनी हथेली दबाई, फिर प्रोग्रेसिव कपड़े को छोड़ा और एजियो ड्रैगन दिव्य कृपाण को बाहर निकाला। यह एकमात्र तरीका था जिससे वह सुजाकु धनुष को अपने आप प्रकट कर सकता था। कुछ ही देर बाद पेड़ थोड़ा हिलने लगा। पेड़ के तने के एक हिस्से से अचानक आग की लपटें उठने लगीं। एक साधारण सा दिखने वाला धनुष आग की लपटों से बाहर आ गिरा। चेन जियांग का दिल हिल गया। सुजाकु धनुष जो जमीन पर गिरा था तुरंत उसके हाथ की ओर उड़ गया। यह अभी तक चेन जियांग के साथ विलीन नहीं हुआ था, लेकिन यह वास्तव में बहुत बुद्धिमान था, जिससे चेन जियांग बहुत खुश हुआ। सुजाकु धनुष शिकारियों द्वारा खुद बनाए गए साधारण लंबे धनुषों से अलग नहीं दिखता था। फर्क सिर्फ इतना था कि लंबे धनुषों के ऊपर कई स्पिरिट ग्रेन थे।
ये स्पिरिट ब्रेन काफ़ी मोटे और गंदे दिखते थे, लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि उनमें से हर एक के अंदर बहुत सारे बेहद छोटे स्पिरिट ब्रेन थे। अभी उसके हाथ में 3 प्राचीन दैवी हथियार थे। इन 3 दैवी हथियारों के जरिए उसने तुरंत चौथे दैवी हथियार का सही स्थान पता लगा लिया।